Hello friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Mohammad Abid MTech Structure. दोस्तों, हमारी जो ट्रस डिज़ाइन की सीरीज़ चल रही है उसकी ये सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने जाना था कैसे हम ट्रस को मॉडल करते हैं, कैसे हम ट्रस से रिलेटेड वेयर हाउस को मॉडल करेंगे, डेड लोड, कोलेटरल लोड और लाइव लोड को कैसे कैलकुलेट करते हैं ट्रस के लिए और उनको कैसे अप्लाई करते हैं। आज हम जानेंगे कि ट्रस के लिए विंड लोड कैसे कैलकुलेशन करते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं ट्रस पे और कॉलम्स पे। दोस्तों, विंड लोड से रिलेटेड मेरी एक कंप्लीट वीडियो मेरे YouTube चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनी हुई है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये जो डेस्कटॉप पर मॉडल है, यहाँ तक हमने पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया था, इसका ज्योमेट्री कंप्लीट कर लिया था, मॉडलिंग कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद हमने इसकी प्रॉपर्टी भी असाइन करा दी थी, सपोर्ट्स असाइन करा दी थी। और यहाँ आप राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर डेड लोड, कोलेटरल लोड और लाइव लोड भी कैलकुलेट करके यहाँ पर अप्लाई किए थे हमने। लेकिन आज हम जानेंगे कैसे विंड लोड कैलकुलेट करेंगे एज पर IS कोड। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक विंड लोड कैलकुलेशन की एक्सेल शीट्स भी ली हुई है जो मैं आपको फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो आप मेरी प्रीवियस जो मैंने विंड लोड वाली वीडियो बनाई है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक्सेल शीट मैंने खुद से बनाई है आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। और एज पर IS 875 पार्ट 3 जो विंड लोड का कोड है उसकी अकॉर्डिंग ये शीट है। तो इसके साथ साथ मैं आपके लिए कोड भी ओपन कर लेता हूं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये विंड लोड कैलकुलेशन का कोड है IS 875 पार्ट 3 2015। दोस्तों, आज विंड लोड इतनी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैं वीडियोस पे बना चुका हूं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को देखिए, वो बहुत ज़्यादा डिटेल में है तो फिर आपको ये वीडियो समझ आ जाएगी। क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बताएंगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी और 2 वीडियो सेम हमारे यूट्यूब चैनल पर हो जाएगी। क्योंकि ये ट्रस है तो इसलिए मुझे इसको डबल बनाना हो रहा है, फिर से बनाना हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं। आप देखेंगे विंड लोड में हमारा सबसे पहले VB की वैल्यू, फिर K1, K2, K3 और K4 की वैल्यू यहाँ पर हम डालेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर हम ये वेयर हाउस दिल्ली के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं तो दिल्ली के लिए यहाँ पर हम चेक करेंगे अपने कोड में कि दिल्ली की VB यानी बेसिक विंड स्पीड क्या है, जो कि यहाँ पर टेबल में दी हुई होती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार ये लोड हो जाए पेज तो फिर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर टेबल दी हुई होती है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर टेबल दी हुई है। यहाँ पर दिल्ली के लिए मैं यहाँ पर देखूंगा, D से यहाँ पर चेक करूंगा। ये दिल्ली के लिए 47 बेसिक की स्पीड है यहाँ पर फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पर 47 जो है यहाँ पर ले लेंगे। अगर आप किसी यूनिट देखेंगे तो मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन एक न्यू अमेंडमेंट आया था जिसमें बताया गया है कि दिल्ली और NCR के लिए 50 मीटर पर सेकंड हमें स्पीड लेनी है विंड की। तो हम यहाँ पर 50 लेकर चलेंगे क्योंकि दिल्ली और NCR के लिए न्यू अमेंडमेंट में हमें बताया गया है। तो यहाँ पर हम लेते हैं 50। ऑलरेडी यहाँ पर 50 है तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। जितने भी ग्रीन कलर के सेल्स हैं इसमें आपको इनपुट वैल्यू देनी है और जो येलो कलर के सेल्स हैं यहाँ पर आपको आउटपुट मिल जाएगा। आप ऑलरेडी जानते हैं। यहाँ पर K1 की वैल्यू मुझे देनी है तो K1 के लिए मुझे फिर से कोड में जाना होगा जो विंड लोड कैलकुलेशन का कोड है और स्टार्टिंग के पेजेस में मुझे K1 की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी फ्रेंड्स। तो अब देखते हैं K1 की वैल्यू कहाँ मिलती है। सबसे पहले टेबल है यहाँ पर K1, देखेंगे आप यहाँ पर K1 की वैल्यू है और यहाँ पर बेसिक विंड स्पीड हमने 50 ली है। तो 50 के लिए जो हमारी K1 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। हमारा स्ट्रक्चर अगर हम 50 ईयर्स के लिए डिजाइन कर रहे हैं, 8 जनरल बिल्डिंग्स के लिए हम क्या करते हैं, ये यूज करते हैं, ये फैक्टर्स यूज करते हैं K1 के। उसके बाद डिफाइन क्या हुआ इसमें कि आप अलग अलग टाइप्स के स्ट्रक्चर्स हैं आपके, तो उनके लिए आपको क्या करना है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स के लिए कौन सा आपको यहाँ पर फैक्टर लेना है, अलग अलग बताए गए। हमारी जनरल है तो हम यहाँ पर 1 ले लेंगे। 50 के लिए यहाँ पर हमने 1 लिया। तो अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि यहाँ पर K1 की वैल्यू भी 1 है। अब K2 की वैल्यू चेक करेंगे। K2 की वैल्यू फिर से यहाँ पर देखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पर चेक करेंगे K2, ये वैल्यू आपकी K2 की यहाँ से मिलेगी टेबल 6.3.2.2 में। तो K2 के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपकी स्ट्रक्चर की हाइट डिपेंड करेगी। तो हाइट आपकी दी हुई है 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, ठीक है, ये हाइट दी हुई है आपकी। तो हाइट हमारी कितनी है, 10 मीटर है। तो 10 मीटर तक हम कौन सा फैक्टर लेंगे, इस लाइन के फैक्टर्स लेंगे। अब इस लाइन में 4 फैक्टर हैं, टेरेन कैटेगरी 1, 2, 3 और 4।
टेरेन कैटेगरी जनरली 2 और 3 में आता है। अगर आप टेरेन कैटेगरी नहीं जानते हैं तो यहाँ पर टेरेन कैटेगरी की यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है, 4 की यहाँ पर दी हुई है, 3 और 2 और 1 की ऊपर दी हुई है। यहाँ पर आप चेक करेंगे 2 है, ठीक है, और 3 है। तो यहाँ पर टेरेन कैटेगरी 2 और 3 में बताया गया है कि अगर आपके स्ट्रक्चर के आसपास बहुत सारे और स्ट्रक्चर्स हैं तो उनके लिए आपको कौन सा फैक्टर लेना है, और अगर आपका स्ट्रक्चर किसी ऐसी जगह पे है कि जहां पे आसपास कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है तो उसके लिए आपका कौन सा लेना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे टेरेन कैटेगरी 2 और टेरेन कैटेगरी 3 है जिसके फैक्टर 1 और 0.91 है। तो अगर आपका स्ट्रक्चर किसी ऐसी जगह पे है कि उसके आसपास कोई और स्ट्रक्चर नहीं है तो आपको क्या लेना है, टेरेन कैटेगरी 2 में लेना है, ठीक है, जो कि यहाँ डेफिनेशन में बताया गया है, आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई ऐसा स्ट्रक्चर है कि जिसके आसपास काफी सारे और स्ट्रक्चर है तो आप टेरेन कैटेगरी 3 में लेंगे। तो हमें क्योंकि अभी नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, टेरेन कैटेगरी 2 में ले लेते हैं क्योंकि इसका फैक्टर ज्यादा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0.9 है, तो यहाँ पर 1 ले लेते हैं। तो K2 की वैल्यू भी यहाँ पर हम 1 ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पर हमने 1 कर दिया इसको। K3 की वैल्यू यहाँ पर फ्रेंड्स चेक करेंगे। K3 में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे K3 की वैल्यू दी गई है, K3 के फैक्टर यहाँ पर दिया गया है जो कि टोपोग्राफिक फैक्टर होता है। इसकी डिटेल अगर आप बहुत ज्यादा डिटेल में इसको जानना चाह रहे हैं तो इनकी डेफिनेशंस पढ़ सकते हैं, K1 क्या होता है, K2 क्या होता है, यहाँ स्टार्टिंग में बताया भी गया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको सब मिल जाएगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं K1, K2, K3 क्या है, ठीक है, VB क्या है, बेसिक विंड स्पीड, ये फॉर्मूला जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सेल शीट में दिया हुआ है, VB इक्वल टू VZ इक्वल टू VB K1, K2, K3, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। सब चीज कोड से ही ली गई है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको चीजें क्लियर होती रहेगी। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, K3 की वैल्यू यहाँ से ले लेता हूँ। तो K3 की वैल्यू हम कैसे लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखें K3 की यहाँ पर वैल्यू दी गई है 1, तो K3 की डायरेक्ट हम यहाँ पर 1 वैल्यू ले लेंगे। तो यहाँ पर K3 की 1 मैं वैल्यू ले लेता हूँ, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने 1 ली हुई है। अब यहाँ पर आता है K4। K4 के लिए क्या करेंगे, K4 इसमें एक बार चेक कर लेते हैं कि K4 कहाँ पर है। तो K4 अगर मैं ऊपर जाऊंगा जहां पर फॉर्मूला लिखा हुआ था कोड में, तो वहां पर K4 के आगे क्या हुआ है, यहाँ पर क्लोज दिया हुआ है 6.3.4 में हमें K4 की वैल्यू मिलेगी। तो हम 6.3.4 में जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे कि ये वैल्यू कहां पर है। तो 6.3.4 हम एक बार देख लेते हैं कहां पर है, इस 7 आ गया 6.3.4 ये है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमें K4 की वैल्यू मिल गई, K4 यहाँ पर लिखा हुआ है और इसकी पूरी डेफिनेशन दी हुई है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो हमें 3 फैक्टर्स मिल रहे हैं K4 के, जिसमें हमें बताया गया है कि आपका कोई ऐसा रीजन है जो साइक्लोन एरियाज में आता है, जैसे गुजरात के कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर साइक्लोन ज्यादा आते हैं, या जो भी समुद्री तट हैं वहां पर साइक्लोन ज्यादा आते हैं। तो उन एरियाज के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से फैक्टर्स लेंगे। क्योंकि हम दिल्ली एनसीआर में हैं तो हमने क्या करना है, ऑल अदर स्ट्रक्चर्स के लिए हमें 1 लेना है, क्योंकि आप किसी भी वैल्यू की मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो सेम वैल्यू रहने वाली है। आपके केस में अगर आपका कोई ऐसा एरिया है जो साइक्लोन वाला है तो आप ये यूज कर सकते हैं दोनों के लिए, ठीक है। और इसमें भी 2 कैटेगरी हैं, स्कूल्स वगैरह हॉस्पिटल वगैरह के लिए ये लेंगे 1.3 ज्यादा वाला फैक्टर लेंगे, और इंडस्ट्रियल के लिए ये लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर 1 ले लेते हैं, हमने यहाँ पर ऑलरेडी 1 लिया हुआ है। तो अब ये कैलकुलेट हो जाएगा, VZ हमारा यहाँ पर आ जाएगा कैलकुलेट होकर, इसकी यूनिट आ जाएगी मीटर पर सेकेंड। उसके बाद डिजाइन विंड प्रेशर यहाँ पर कैलकुलेट करना है, जो कि फॉर्मूला दिया गया है हमारे कोड में ही, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे डिजाइन विंड स्पीड का दिया गया है फॉर्मूला, ये मैंने यहाँ पर ये दिया गया है डिजाइन विंड स्पीड का, ठीक है। डिजाइन विंड स्पीड VZ इक्वल टू 0.6 VZ स्क्वायर। उसके बाद फिर हम PD कैलकुलेट करेंगे, ये भी हमारे कोड में दिया गया है, और यहाँ पर बताया गया है कि PZ क्या है, VZ क्या है, KD क्या है, K क्या है, सब यहाँ पर बताया भी गया हो और डिटेल में यहाँ पर दिया भी गया है। और एक चीज, एक नोट ये भी दिया गया है यहाँ पर कि जब हम PD की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर ये PD कैलकुलेट करेंगे, ये हमें भी करना है, फॉर्मूला एक्सेल शीट में हमारा दिया हुआ है। तो उसकी जो वैल्यू है वो 0.7 PZ से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि जब वैल्यू ऑफ PD लोअर शैल नॉट बी टेकन एज लेस देन 0.7 PZ। तो PD की वैल्यू 0.7 PZ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। PZ क्या है, PZ हमारा क्या है, PZ है हमारा ये जो हमने डिजाइन विंड स्पीड कैलकुलेट किया था। तो PZ की वैल्यू 0.7 से मल्टीप्लाई करानी होगी हमें, और जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू और PD की वैल्यू, इन दोनों में जो ज्यादा वैल्यू होगी वो हमें कैलकुलेशन में लेनी है। तो हाथों हाथ मैंने आपको ये भी बता दिया। तो अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और चेक करेंगे यहाँ पर कि हमें किस चीज की वैल्यू चाहिए। अब हमें, क्योंकि हमने डिजाइन विंड प्रेशर अपने आप कैलकुलेट कर लिया, यहाँ से वैल्यूज उठा ली, इसने फॉर्मूला लगा हुआ है, आपको ये वैल्यू मिल गई PZ। और यहाँ पर ये मैंने नोट भी डाल दिया है आपको कि यहाँ पर जो है वैल्यू आपकी KD की 0.7 PZ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे डिजाइन विंड प्रेशर, जो मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया था पीडी वाला, पीडी, केडी, के, केसी और पीजेड। तो यहाँ पर केडी की वैल्यू सबसे पहले हमें यहाँ पर ले लेनी है। केडी की वैल्यू हमें कहाँ पर मिलेगी देखते हैं। फॉर्मूला पहले कहाँ लिखा था, फॉर्मूला ये लिखा था, ये पीडी वाला फॉर्मूला है। और जब आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पर केडी की वैल्यू चाहिए, तो केडी की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जानी है। तो केडी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आपको दो वैल्यूज मिलेंगी, 0.9 और 0.1। अगर आपके जो सेक्शंस हैं, जो आप सेक्शंस यूज कर रहे हैं, वो आपके ट्रायंगुलर है, स्क्वायर है और रेक्टेंगुलर है, तो उसके लिए आपको 0.9 लेना है। और आपके सेक्शंस जो है वो सर्कुलर और नियर सर्कुलर है, तो आपको 1 लेना है। तो हमारे केस में रेक्टेंगुलर और स्क्वायर है, तो हमने यहाँ पर 0.9 लिया है, सर्कुलर नहीं है, तो 0.9 ले लेंगे यहाँ पर, जो ऑलरेडी 0.9 है। उसके बाद के की वैल्यू देखेंगे यहाँ पर, फिर से कोड में जाएंगे और के चेक करेंगे। यहाँ पर के ए दिया गया है। के ए डिपेंड करता है फ्रेंड्स ट्रिब्यूटरी एरिया पर। ट्रिब्यूटरी एरिया क्या होता है, यहाँ पर डिफाइन भी किया गया है। ट्रिब्यूटरी एरिया मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। जब आपका जो भी आपका स्ट्रक्चर है, एक बार हम चले जाते हैं यहाँ पर, इसको एक बार डायमेंशंस की देख लेते हैं, जो ऑलरेडी आपको पता है। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हमने 10 मीटर ली थी यहाँ से, और सॉरी ये मैंने नीचे से मेजर की है। ये आपकी टोटल यहाँ पर 10 मीटर है, और ये जो है बे की स्पेसिंग है आपकी 5। तो 10 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये आपका ट्रिब्यूटरी एरिया हो गया। ठीक है, यानी कि एक स्पैन का जो आपकी एल और बी है वो आपकी ट्रिब्यूटरी एरिया हो गया। अब आप यहाँ पर देखेंगे कोड में, ट्रिब्यूटरी एरिया आपका यहाँ पर दिया हुआ है 10 से कम है तो आप ये वैल्यू यूज करेंगे, 10 और 100 के बीच में है तो आपको 0.9 लेना है, और 100 से ज्यादा है यानी 100 से ज्यादा है तो आपको 0.8 लेना है। तो हमारी कितनी 50 है, यानी 10 और 100 के मिड में है, तो हम क्या करेंगे 0.9 यहाँ पर लेंगे। तो 0.9 हमने यहाँ पर आई थिंक ऑलरेडी लिया हुआ है, नहीं 0.8 है तो इसको 0.9 कर देंगे, 0.9। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर केसी की वैल्यू देखेंगे। एक वैल्यू और चाहिए क्योंकि ग्रीन सेल हमें एक और बचा हुआ है, तो केसी हम यहाँ पर कोड में देखेंगे एक बार, केसी कहाँ पर है। तो केसी चेक करेंगे, केसी कहाँ पर है। केसी हमें कहाँ मिलेगा, केसी के लिए एक बार फिर से वहीं जाएंगे हम। हाँ, यहाँ पर बताया गया केसी आपको इस क्लोज में मिलेगा। तो ये क्लोज हमें क्या करना है, एक बार कॉपी करके मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ इस क्लोज को। हाँ, ये केसी हमें यहाँ पर मिलेगा। एक क्लोज हमें वहां पर रेफर किया गया था कि आपको इस क्लोज में केसी की वैल्यू मिल जाएगी। तो केसी की वैल्यू यहाँ पर हमें दी गई है, क्लियर इक्वल टू केसी इक्वल टू 0.9। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पेज नंबर 16 में मिलेगा। तो यहाँ पर केसी की वैल्यू 0.9 थी, तो हमें यहाँ पर जो है वो 0.9 ले लेना है। और यहाँ पर हमें क्या करना है, पीजेड। तो पीजेड आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, ये पीजेड की वैल्यू है, ये इसने यहाँ से पिक कर ली है। अब आपका कैलकुलेट होकर आ गया पीडी। अब पीडी और 0.7 पीजेड, इन दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमें अपनी कैलकुलेशन में रखनी है। तो पीजेड की वैल्यू 1.5, पीडी की है 1.09। दोनों में क्या ज्यादा है, 1.5 ज्यादा है, नहीं कि 1.09। ठीक है, क्योंकि 0.7 पीजेड ये है, 0.7 पीजेड में और पीडी में दोनों में जो ज्यादा वैल्यू होगी, तो 1.05 और 1.09 में क्या ज्यादा है, 1.09 ज्यादा है। तो इसलिए यहाँ पर इसने पिक की है वैल्यू 1.09। ये दोनों में मैक्सिमम फॉर्मूला लगा हुआ है, दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो यहाँ से पिक कर लेगा अपने आप। ठीक है, ये नोट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर लिया हुआ है। अब ये फॉर्मूला आता है फाइनल वाला, जो हमारा विंड लोड कैलकुलेट करते हैं इंडिविजुअल मेंबर्स के लिए। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, F इक्वल टू CPE माइनस CPI A इंटू PD। तो अब यहाँ पर 0 डिग्री और 90 डिग्री, इसके ये हमें लिखना है, क्या लिखना है, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बे की स्पेसिंग देना है यहाँ पर हमें। तो बे की स्पेसिंग कैसे देंगे, यहाँ पर ये हमारा ये 0 डिग्री है। अगर हम इसको टॉप में जाएंगे तो फ्रेंड्स ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये कैसे पता लगेगा, ये भी एक बार जल्दी से कोड में देख लेते हैं। ये जैसे ही हम कोड में जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक टेबल मिल जाएगी, ये वाली टेबल। तो इसमें आप देखेंगे जो ये है हमारा लॉन्ग वाला है, ये 0 डिग्री है और ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये 0 है तो ये बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये लॉन्ग साइड वाला 0 डिग्री है, ये हमारा 0 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। तो 0 डिग्री की बे की स्पेसिंग कितना है, 5 मीटर, और 90 डिग्री की बे की स्पेसिंग हमारी कितनी है, ये एक बार देख लेते हैं। ये ज्यादा है, यह है 7.5। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री की दोनों की बे की स्पेसिंग वहां पर हमें देनी है। तो यहाँ पर 0 डिग्री में कितना है, 5 हमने दे दिया, और 90 डिग्री में 7.5 वो भी हमने दे दिया। यूनिट इसकी मीटर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पीडी की वैल्यू इसने अपने आप कैलकुलेट कर ली, क्योंकि फॉर्मूला है CPE माइनस CPI। ठीक है, A इंटू PD।
तो आपको अभी यहाँ पर सिर्फ दो वैल्यूज यहाँ पर देनी है, क्योंकि दो ही ग्रीन सेल है, 90 डिग्री और 0 डिग्री की बे की स्पेसिंग। और उसके बाद जब आप और आगे बढ़ेंगे तो आपके कुछ सेल्स और ग्रीन है, यहाँ पर भी आपको वैल्यू देनी है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है इनपुट सेल्स आउटपुट सेल्स, ग्रीन वाले इनपुट है, येलो वाले आउटपुट है। अब आपको यहाँ पर IS 875 पार्ट 3 में एक टेबल होती है, वहां से आपको 0 डिग्री और 90 डिग्री की CPE की वैल्यू देनी है। CPE और CPI दो चीजें होती हैं। CPE होता है इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट, CPI होता है CPE होता है एक्सटर्नल प्रेशर कोएफिशिएंट्स और CPI होता है इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट्स। तो इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट्स और एक्सटर्नल प्रेशर कोएफिशिएंट दोनों की वैल्यूज हमें देनी होती हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल प्रेशर कोएफिशिएंट्स की देख लेते हैं, क्योंकि ये टेबल के थ्रू मिलती हैं हमें। और इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट्स की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करता है स्ट्रक्चर की ओपनिंग पे। अगर 5% तक पूरे स्ट्रक्चर में 5% तक ओपनिंग है, यानी विंडो डोर्स जितनी भी ओपनिंग्स होती हैं वो टोटल कवर्ड एरिया की 5% है, तो हम यहाँ पर वैल्यू लेंगे 0.2 और -0.2। और अगर 5% से 20% तक ओपनिंग है तो हम लेंगे वैल्यू 0.5 और -0.5। और अगर हमारी जो ओपनिंग है वो 20% से ज्यादा है तो हम कितनी लेंगे वैल्यू 0.7 और -0.7। तो यहाँ पर वैल्यूज है, यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। ये वैल्यूज हमें इनपुट देनी है। तो हमारी अभी तो हमने सपोज ही नहीं की है, तो यहाँ पर वैल्यू हम मिड वाली ले लेते हैं 0.5 और -0.5। हमने सपोज कर लिया कि हमारे कवर्ड एरिया का 0 से 5% से 20% तक अगर ओपनिंग है तो यहाँ पर 0.5 और -0.5 दोनों हमने इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट्स यहाँ पर ले लिए हैं, ठीक है। ये मैं आपको कोड में दिखा देता हूँ अभी पहले, फिर उसके बाद एक्सटर्नल प्रेशर कोएफिशिएंट्स देखेंगे। तो इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट्स के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ही आपको कहीं ना कहीं ये दिया होगा इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट्स के। इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट्स कैसे डिपेंड करता है ओपनिंग पर, एक बार देखते हैं। यहाँ पर देखिए इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट दिया हुआ है आपका कि यहाँ पर आपका दिया होगा 5% ओपनिंग है आपकी, तो +2 और -2 यूज करना है आपको, सॉरी +0.2 और -0.2। अगर आपकी 5% से 20% तक ओपनिंग है तो आपको क्या करना है +0.5 और -0.5। और अगर आपकी 20% से ज्यादा ओपनिंग है तो आपको क्या करना है +0.7 और -0.7। तो हमने क्या कर लिया, हमने सपोज किया है, क्योंकि अभी हमें पता नहीं आर्किटेक्चर ड्राइंग हमें पता दी नहीं गई है, तो हमने यहाँ पर 0.5 और -0.5 ले लिया है इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट्स। अब एक्सटर्नल प्रेशर कोएफिशिएंट्स कहाँ से लेने हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो जो टेबल मैंने आपको दिखाई थी, ये टेबल है क्लॉज 7.3.3.1, पेज नंबर आपको 13 पे दी गई ये टेबल। इस टेबल में आपको चेक करना है कि आपका स्ट्रक्चर किस टाइप का है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं और आपको दिखा भी देंगे कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले आपको देखना है H/W, हाइट बाई विड्थ। तो आपके स्ट्रक्चर की हाइट कितनी है 10 मीटर है, और डिवाइड बाई विड्थ कितनी है आपकी, विड्थ एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, स्ट्रक्चर में मेजर कर लेते हैं। आपकी टोटल विड्थ है 15 मीटर, ठीक है 15 मीटर। तो यहाँ पर कैलकुलेटर में 10 डिवाइड बाई 15, अब जैसे इक्वल टू करते हैं 0.6 वैल्यू आ जाती है। और अब जो हमारा कोड है, कोड में क्या दिया गया है, H/W कम है 1/2 से, यानी 0.5 से, 1/2 होता है 0.5 से अगर कम है आपकी H/W तो आप ये यूज करेंगे। तो हमारा H/W है 0.6, ठीक है, यानी 0.5 से ज्यादा आया है, हमारा 0.6 आया है, तो इस केस में हम यूज नहीं करेंगे, हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। उसके बाद नीचे वाला चेक करेंगे, सेकंड वाला 1/2 यानी 0.5 से ज्यादा होना चाहिए हमारा H/W। तो हमने यहाँ पर अभी कैलकुलेट किया था H/W, तो जो हमारा आया था 0.6, तो 0.5 से ज्यादा है 0.6, तो ये हम ठीक करें। ये आप एरो देख रहे हैं ना, ये जो साइन देख रहे हैं, ये ग्रेटर देन और लोअर देन का दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो साइन है ये 1.2 की तरफ कम है और H/W की तरफ ज्यादा है, यानी 1.2 की वैल्यू कम होनी, 1/2 की वैल्यू कम होनी चाहिए और H/W की वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। तो H/W की वैल्यू जो है 0.6 है और 1/2 की 0.5 है, तो ये इतना ठीक है। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, 3/2 कितना होता है 1.5 आई थिंक होता है, एक बार चेक कर लेते हैं। 3/2 आपको दिखा देता हूं, यहाँ पर इसको क्लियर कैसे करेंगे। इसको क्लियर कैसे करना है, इसको कट कर देते हैं, एक बार फिर से ओपन करते हैं। हाँ, तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको 3/2 कितना होता है। 3/2 इक्वल टू यहाँ पर 1.5 होता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। तो ये H/W की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 0.66 और 3/2 कितना है 1.5। तो यहाँ पर यही बताया गया कि 3.2 जो है वो ज्यादा होना चाहिए H/W से,
ठीक है, ग्रेटर देन होना चाहिए h बाई डब्ल्यू से या इक्वल होना चाहिए h बाई डब्ल्यू के। तो 0.6 से ज्यादा है 1.5, यानी कि ये हमारे लिए ये वाली इक्वेशन ओके है। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसमें दो पार्ट आते हैं, सभी में दो दो पार्ट आते हैं। तो ये अगर फर्स्ट वाली इक्वेशन आपकी ओके हो जाएगी तो आपको इन दोनों पार्ट में चेक करना है कि आपके लिए कौन सा ओके है। तो पहले फर्स्ट वाला चेक करेंगे, यहाँ पर है 1 से ज्यादा है l बाई डब्ल्यू, यानी ज्यादा होना चाहिए l बाई डब्ल्यू, तब आप इसमें अप्लाई करेंगे, इसमें फॉल करेंगे। तो 1 से ज्यादा है l बाई डब्ल्यू। लेंथ कितनी है हमारे स्ट्रक्चर की, एक बार चेक कर लेते हैं लेंथ भी, लेंथ बाई विड्थ चेक करना है हमें। तो लेंथ है हमारी 45 मीटर और विड्थ है हमारी 15 मीटर। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कोड में l बाई डब्ल्यू चेक करना है हमें, यानी लेंथ बाई विड्थ। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन में कैलकुलेटर पे करेंगे l बाई डब्ल्यू, लेंथ हमारी है यहाँ पर 45 डिवाइड बाई विड्थ है 15, तो ये हमारा आ गया 3। तो यहाँ पर हमारा 3 आ गया l बाई डब्ल्यू, और ये 3/2 क्या होता है 1.5 होता है, आप जानते हैं 1.5 होता है। तो 1.5 से कम है l बाई डब्ल्यू, यहाँ पर नहीं, हमारा l बाई डब्ल्यू कितना आया 3 आया है, जो 1.5 से ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे 3/2 से कम होना चाहिए l बाई डब्ल्यू, तो ये हमारे लिए नहीं है। अब नीचे वाला चेक करेंगे, 3/2 यानी कि 1.5 से ज्यादा होना चाहिए l बाई डब्ल्यू, ठीक है, हमारा l बाई डब्ल्यू 3 है, 1.5 से ज्यादा है, और उससे ज्यादा होना चाहिए 4, तो ये भी ठीक है, यानी हमारे लिए ये ओके है, हमारे लिए ये वाली टेबल है, ठीक है। तो ये वाली टेबल हम यूज करेंगे, ये वाला हमारा स्ट्रक्चर टाइप है। तो ये वाली टेबल में अगर आप देखेंगे वैल्यूज, तो यहाँ पर 0 डिग्री और 90 डिग्री दो वैल्यूज यहाँ पर दी गई हैं। 0 डिग्री की कुछ 4 वैल्यूज दी गई हैं और 90 डिग्री की 4 वैल्यूज दी गई हैं। 4 क्यों, A, B, C और D चारों की दी गई हैं यहाँ पर, ठीक है। ये 0 डिग्री के लिए है और 90 डिग्री के लिए जो है वो भी 4 दी गई हैं। तो यहाँ पर हम वैल्यूज जो है यहाँ से पुट करते हैं। ये हम पहले यहाँ पर जो इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हम कौन सी रो में फॉल कर रहे हैं, और जिस रो में फॉल करते हैं वो रो की वैल्यू हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये वाली रो हमारी है, इसमें हम जो है यहाँ से वैल्यूज पिक करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको मैं अपनी इस शीट को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो सबसे पहले आप एक बार मैच कर लेते हैं, हमारी जो टेबल है वो है, जस्ट ए मिनट, ये वाली 0.7, यहाँ पे 0.7 है, साइन का आपको खास ख्याल रखना है। फिर -0.3 है, तो यहाँ पर -0.3 करना है, -0.3 साइन के साथ में आपको वैल्यू लिखनी है। उसके बाद कितना है हमारा 0.7 फिर है, तो यहाँ पर 0.7 और फिर -0.7 है, तो यहाँ पर -0.7। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे -0.5, तो -0.5 ठीक है। उसके बाद -0.5 फिर है, वो भी ठीक है। उसके बाद 0.7 है, वो भी ठीक है। उसके बाद -0.1 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे -0.1, ठीक है। तो हमने क्या किया फ्रेंड, जितने भी ग्रीन सेल्स हैं उनको वैल्यूज दे दी। बस आपको इतना सा काम करना है, आपको ग्रीन सेल वाली वैल्यू दे देनी है, आपको आउटपुट बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। आपका जो सारे विंड की फोर्सेज हैं वो अपने आप कैलकुलेट हो गए फ्रेंड्स, कितना आसान हो गया। बहुत से लोग विंड लोड कैलकुलेशन को समझते हैं कि पता नहीं हो पाएगी कैलकुलेट, नहीं हो पाएगी, फिर भी कंफ्यूजन रहता है कि पता नहीं ठीक हो पाई नहीं हो पाई। तो इसलिए आप लोगों के लिए ही एक्सेल शीट है, ये ऑलरेडी मैं अपने विंड लोड वाली कैलकुलेशन वाली एक्सेल जो वीडियो है उसमें ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ ये एक्सेल, और इसको इस वीडियो में भी मैं दे दूंगा, तो यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर आप हम चेक करेंगे कि हमें 4 वैल्यू सबसे पहले दी गई हैं। 0 डिग्री, पॉजिटिव सीपीआई, सीपीआई क्या होता है, ये होता है इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट, एक पॉजिटिव है प्लस में है एक माइनस में है, तो दोनों के लिए हमें करना है। तो 0 डिग्री पॉजिटिव सीपीआई, 0 डिग्री निगेटिव सीपीआई, यानी 0 डिग्री एक बार पॉजिटिव करेंगे, 0 डिग्री के साथ निगेटिव करेंगे, एक बार 90 डिग्री के लिए पॉजिटिव करेंगे, एक बार 90 डिग्री के लिए निगेटिव करेंगे। समझ में आ गई चारों चीजें, यानी 0 डिग्री एक बार पॉजिटिव सीपीआई एक बार निगेटिव सीपीआई, इसी तरह दो 90 डिग्री हैं, एक बार पॉजिटिव सीपीआई एक बार निगेटिव सीपीआई। अब इस 4 कंडीशन से हमारी 8 कंडीशन बनती हैं। जल्दी जल्दी ये भी समझ लेते हैं, ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं आपको, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूं, जो न्यू बंदे आए हैं इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं उन लोगों के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट्स आपको दिए गए हैं। अगर पॉजिटिव सीपीआई है तो यहाँ पर आप देखेंगे इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट पॉजिटिव ले गया 0.5, जो यहाँ से पिक किया गया है। अगर निगेटिव सीपीआई है तो यहाँ पर -0.5 दिया गया है जो निगेटिव है। इसी तरह पॉजिटिव सीपीआई 0.5, निगेटिव सीपीआई -0.5, निगेटिव में माइनस है, ठीक है। तो ये तो आपके सीपीआई मतलब इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट्स, यानी अंदर के कोएफिशिएंट्स इंटरनल वाले, और ये जो होते हैं ये स्ट्रक्चर के एक्सटर्नल वाले कोएफिशिएंट्स होते हैं जो हमने ये उठाए यहाँ से।
तो ये हमारे स्ट्रक्चर हैं, आप देख रहे हैं स्क्वायर में स्ट्रक्चर। आप सपोज कीजिए इनको इंटरनल वाले अंदर लिख दिए, एक्सटर्नल वाले हमने बाहर लिख दिए, और मैंने आपको वहां पर दिखाया था ए बी सी डी 4 वैल्यूज हमें मिलती हैं 0 डिग्री के लिए भी और 90 डिग्री के लिए भी। तो सबसे पहले 0 डिग्री लिख रहा है, पॉजिटिव सीपीए लिख रहा है, तो 0 डिग्री में हमने क्या करना है, चारों वैल्यू 0 डिग्री की यहाँ पे उठा लेनी है। ए बी सी डी की, ए इस साइड होता है लेफ्ट में, बी होता है राइट में, सी होता है टॉप में, डी होता है बॉटम में। ये आप यहाँ पर कोड में टेबल में भी चेक कर सकते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एबीसीडी की वैल्यू लिख लेनी है। ये आप इसकी प्रैक्टिस अपनी नोटबुक पे भी कर सकते हैं। अगर एक बार अपने आप खुद से कर लेंगे अच्छे से तो आपको ये फिर इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप इसको अपने आप भी कर पाओगे। एक्सेल में तो आपको आउटपुट मिल जाएगा, बट आपको पता होना चाहिए कि बैकग्राउंड में क्या कैलकुलेशंस चल रही हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ए बी सी डी चारों हमने एक्सटर्नल प्रेशर कोएफिशिएंट्स की वैल्यू लिखनी है साइन के साथ में। अगर प्लस में है तो प्लस में लिखी है, माइनस है तो माइनस लिखी है। इसी तरह इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट प्लस में है तो प्लस में, और माइनस दिया गया तो माइनस में दिया गया। ठीक है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर कोएफिशिएंट्स हमने लिख दिया है। इंटरनल हमें अंदर लिखना है क्योंकि इंटरनल है, एक्सटर्नल हमें बाहर लिखना है। ए बी सी डी चारों ही वैल्यूज हमें लिख देनी है। अब इन वैल्यू से हमें कैसे कैलकुलेट करना है 8 लोड केस में विंड। आपने देखा होगा जहां भी विंड लोड आता है वहां पर 8 लोड केस बनते हैं विंड के, W1 से W8 तक। तो 8 क्यों बनते हैं वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर लेफ्ट टू राइट, अगर विंड लेफ्ट टू राइट है तो आपको क्या करना है, आपको यहां से अब हम चेक करते हैं। मैं आपको बताता हूं ये वैल्यूज कैसे आई आपकी। ये जितने भी येलो वाले सेल हैं ये आपके आउटपुट हैं, रिजल्ट है। रिजल्ट से जस्ट ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा एक और सेल जो कि व्हाइट में है, यहाँ पे कुछ वैल्यू लिख रही है। सब जगह आपको मिलेंगी ये, सब जगह ये वैल्यू आपको मिलेंगी। जहां भी येलो सेल है वहां पे ये वैल्यू मिलेगी। तो ये रिजल्ट नहीं है, ये बैकग्राउंड कैलकुलेशन है, बेसिकली एक फॉर्मूला है। वो क्या है वो आपको यहां से समझना है। जो एरो लगाए गए फ्रेंड्स ये आपके समझने के लिए लगाए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। अगर आप चेक करोगे कुछ एरो ऐसे हैं जो फेस टू फेस है, जैसे ये जो अपोजिट डायरेक्शन में है, कुछ ऐसे हैं जो सेम डायरेक्शन में है। तो ये जो एरो लगाए गए हैं आपको कैसे लगाने हैं अपने नोटबुक में जब आप कैलकुलेशन करेंगे, वो डिपेंड करेगा फ्रेंड्स साइन के ऊपर। ये ध्यान से समझने वाली चीज है। साइन आपका अगर पॉजिटिव है तो आपको जो एरो लेना है वो स्ट्रक्चर की तरफ लेना है। स्ट्रक्चर आपका ये है। अब मेरी वैल्यू पॉजिटिव थी तो मैंने ये वाला साइन कहां लिया, ये वाला एरो कहां लिया, स्ट्रक्चर की तरफ लिया, ना कि स्ट्रक्चर से बाहर की तरफ, है ना, स्ट्रक्चर की तरफ लिया। ये वाला माइनस में है तो ये मैंने कहां लिया, स्ट्रक्चर से बाहर की तरफ लिया, क्योंकि स्ट्रक्चर इधर है, मैंने स्ट्रक्चर के अपोजिट डायरेक्शन में लिया। इसी तरह ये वाला वैल्यू मेरी एक्सटर्नल प्रेशर कोएफिशिएंट्स की क्या है, पॉजिटिव है, तो मैंने स्ट्रक्चर से बाहर लिया साइन, है ना। और ये वाली जो है क्या है, वैल्यू निगेटिव है, तो ये मैंने क्या करना है, स्ट्रक्चर के, ये वाली वैल्यू हमारी निगेटिव है तो ये हमने क्या किया, स्ट्रक्चर से बाहर ली है। ये वाली वैल्यू मैंने, जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स, ये 0.7 मैं एक बार देख लेता हूँ, इसमें मुझे डाउट हो रहा है 0.7 पॉजिटिव है या निगेटिव है। 1 2 3 4 देखिए, ये वाली पॉजिटिव, फिर 0.3 निगेटिव, फिर -7 निगेटिव है। ये जो आप हमने फॉर्मूला लिया है इसमें ए बी सी की वैल्यू -7 है, तो हमने सी की वैल्यू में कुछ गड़बड़ कर दी थी इसलिए गड़बड़ हो रही है, -7। ठीक है, सॉरी, -0.7 यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर जो आप देख रहे हो माइनस के लिए, माइनस की वजह से जो एरो है वो स्ट्रक्चर के बाहर की साइड लिया है। जो भी माइनस की वैल्यू होगी उसको आपको स्ट्रक्चर के बाहर की साइड एरो लेना है, और जो प्लस की वैल्यू होगी वो आपको स्ट्रक्चर के अंदर की तरफ लेना है। आप कहीं भी ये चीज चेक कर सकते हैं इन चारों में। ठीक है, इन चारों में सिर्फ आपने देखा ये माइनस में है तो हमने फौरन स्ट्रक्चर के अपोजिट डायरेक्शन में एरो ले लिया। ये वैल्यू माइनस में है तो हमने स्ट्रक्चर के अपोजिट डायरेक्शन में एरो लिया। ये माइनस में है तो हमने स्ट्रक्चर के अपोजिट डायरेक्शन में अभी इस एरो को लिया है। ये प्लस में है वैल्यू तो हमने स्ट्रक्चर की साइड लिया है। जो भी प्लस में वैल्यू होगी वो हमें स्ट्रक्चर की साइड लेनी है, जो माइनस में होगी वो स्ट्रक्चर के अपोजिट डायरेक्शन में लेनी है। अब आती है इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट्स में, इसमें भी सेम है। जैसे 0.5 है तो पॉजिटिव है, तो हमने स्ट्रक्चर की साइड लिए हैं, सारे जितने भी एरो हैं सब स्ट्रक्चर की तरफ, है ना, सारे स्ट्रक्चर की तरफ है। अब इसमें -0.5 है तो इसमें क्या किया हमने, इनको अपोजिट कर दिया, एरो को स्ट्रक्चर की दूसरी डायरेक्शन में कर दिया, है ना। ये फ्रेंड्स आपके समझने के लिए, बेसिकली यही फॉर्मूला आपको समझा रहा हूं, जो मेन फॉर्मूला सीपीई माइनस सीपीआई, यही समझाने के लिए मैंने आपको ये चार तरह के आपको ये बॉक्स बनाए हैं, स्ट्रक्चर बनाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं माइनस में वैल्यू आ गई तो स्ट्रक्चर की दूसरी डायरेक्शन में हमारा एरोज है। फिर थर्ड वाला आप देखेंगे ये स्ट्रक्चर की तरफ है, ये चारों हमारे जो एरो हैं ये स्ट्रक्चर की साइड है। क्यों? क्योंकि प्लस में वैल्यू है। यहाँ पर माइनस में वैल्यू है तो स्ट्रक्चर की अपोजिट डायरेक्शन में है चारों एरो,
स्ट्रक्चर की अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि माइनस में। तो इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट और एक्सटर्नल प्रेशर कोएफिशिएंट दोनों साइन के ऊपर डिपेंड करेंगे कि हमें एरो किस साइड रखना है, स्ट्रक्चर की तरफ या स्ट्रक्चर से अपोजिट डायरेक्शन में। अब आप इतना समझ गए, तो अब आपको क्या करना है, अब जो ये वैल्यूज आई हैं ये भी समझ जाएंगे आपकी ये वैल्यू कैसे आएंगे। अब सबसे पहले ए से बात करते हैं। ए की वैल्यू यहाँ पर 0.2 आई है। कैसे आई है? जो सेम डायरेक्शन में एरो हैं, जैसे ये सेम डायरेक्शन में है ये और ये, तो आपको क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। चाहे माइनस में है दोनों, चाहे एक माइनस में है, चाहे दो माइनस में है, चाहे एक प्लस में है, चाहे दो प्लस में। अब साइन का रोल नहीं है इस वैल्यू के लिए, आपको ऐड कर देना है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों साइन, जैसे ये है, ये लेफ्ट की तरफ, ये हमारा लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ये राइट की तरफ जा रहा है, इंटरनल लेफ्ट की तरफ है और एक्सटर्नल राइट की तरफ है, तो ये ज्यादा वाली वैल्यू में से कम वाली वैल्यू कम होके माइनस होके यहाँ पर आ जाएगी। इसमें भी साइन का कोई रोल नहीं है, चाहे वो माइनस में है चाहे वो प्लस में है। तो 0.7 में से 0.5 कम करेंगे तो 0.2 आ जाएगा, जो यहाँ पर हमने ले लिया। ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो 0.7 और 0.5 ऐड हो जाएंगे, जो कि 1.2 बनता है हमारा। तो ये वैल्यू आपको लिखनी नहीं है फ्रेंड्स, ये ऑलरेडी फॉर्मूला लगा हुआ है। ये सब आपको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए कि विंड लोड कैलकुलेशन होती कैसे है, आपको बेसिक समझ में आ जाए, बाकी तो आप कर लेंगे। बेसिक आपको समझ में आना चाहिए। जब आप इतना टाइम दे रहे हैं वीडियो को देखने के लिए, तो आपको समझ भी आनी चाहिए चीज। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार नोटबुक पेन से लेके खुद से एक बार करें, कोड को सामने रख के वैल्यूज चेक करें, K1 K2 K3 की, फिर KD KA KC PZ, फिर इसको कैलकुलेट करें, फिर इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट्स, एक्सटर्नल प्रेशर कोएफिशिएंट्स। और जो मेथड मैंने आपको बताया है बहुत इजी वाला मेथड है। इसी तरह से आप इनको 4 बक्सों को बनाइए पहले, ठीक है। यहाँ पर लिखिए 0 डिग्री पॉजिटिव CPI, 0 डिग्री निगेटिव CPI, इस तरह से। फिर उसके बाद ये 4 बनाइए जो कि हमारे लोड केस फाइनल बनते हैं स्टेट प्रो में, W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 और W8। ये इनकी वैल्यू है फोर्सेस की चारों साइड A B C D। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर किसी और को ले लेते हैं, रैंडमली हम किसी को उठा लेते हैं, जैसे ये लिया आपने 0.1, तो आप यहाँ पर देखेंगे ये दोनों एरो हमारे सेम डायरेक्शन में है ना, दोनों लेफ्ट में जा रहे हैं। तो हमें साइन नहीं देखना कि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, हमें दोनों को ऐड कर लेना है। अगर सेम डायरेक्शन में एरो है तो ऐड कर लेंगे। 0.5 और 0.5 कितना बनता है, 1 बनता है, जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी इसने फॉर्मूले से ले लिया है। अब यहाँ पर देखनी है वैल्यू 0.2 कैसे आया। आपने देखा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है एरो, तो दोनों अपोजिट में है तो अब साइन नहीं देखना हमें, दोनों प्लस हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, नहीं। जब जैसे ही दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एरो है तो आपको ज्यादा वाली वैल्यू में से कम वाली वैल्यू कम कर देनी है, मतलब घटा देनी है। ज्यादा में से कम वाली ही कम होती है, जाहिर है, चाहे वो एक्सटर्नल प्रेशर कोएफिशिएंट ज्यादा हो चाहे वो इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट ज्यादा हो, ज्यादा वाली में से कम वाली कम होकर जो भी बचता है वो हमें यहाँ लिखा जाएगा। तो 0.7 में से 0.5 कम करेंगे हम तो कितना बचेगा, 0.2 बचता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूंगा ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अभी हम सिर्फ 4 की बात करेंगे, W1 W3 W5 और W7, 2 4 6 और 8 की बाद में बात करेंगे। तो इनकी जो वैल्यूज आई हैं इस तरह से आई हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये वाली जो वैल्यूज आई हैं ये एरो पे डिपेंड करती हैं। अगर सेम डायरेक्शन में है तो आपकी ऐड हो जाएंगी और अपोजिट डायरेक्शन में है तो आपकी क्या होगी, माइनस कर देंगे, कम कर देंगे ज्यादा वाली वैल्यू में से, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू कैसे आई ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो वैल्यू आपकी आई है ना, ये जो मैंने एरो वाली चीज बताई है, आपको बताइए CPE माइनस CPI, मेन फॉर्मूला हमारा फोर्स का ये है F इक्वल टू, तो CPE माइनस CPI कैलकुलेट होके आई है आपकी ये ठीक है ना। ये कितना इजी करके मैंने आपको बताया है एरो से। CPI माइनस CPI में बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने एरो वाला आपको बताया। तो ये जो आपकी वैल्यू आई है यहाँ पर रेडीमेड आपको मिल जाएगी यहाँ से व्हाइट वाले बॉक्सेस में, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आपकी क्या है, CPE माइनस CPI वाली वैल्यू है, सारी वैल्यू आपको CPE माइनस CPI है। तो इतना आपका ब्रैकेट वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब मल्टीप्लाई बाई A ये यहाँ से पिक कर लेगा अपने आप। A मतलब जो हमारा बे का कॉलम टू कॉलम जो स्पैन बन रहा है उसका लेंथ है, ठीक है। ये 0 डिग्री के लिए 90 डिग्री के लिए अलग अलग उठाएगा। जो 0 डिग्री वाला है उसके लिए ये उठाएगा 0 डिग्री वाला, और जो 90 डिग्री है उसके लिए वो ये उठाएगा। ये फॉर्मूला दिया गया है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आप यहाँ से चेक कर लोगे। ये 0 डिग्री के लिए तो 0 डिग्री में वो यही पिक कर रहा है, ग्रीन सेल है ना, हाईलाइट हो गया। तो फ्रेंड्स ये आपको क्लियर हो गया 0 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। तो W1 W2 W3 और W4 ये वैल्यूज आपको जो है यहाँ पर इसमें डालनी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें एक चीज और करनी है जो कि फॉर्मूले में है। A के बाद PD हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये PD हम ऑलरेडी यहाँ से ये कैलकुलेट कर चुके हैं, तो PD यहाँ से पिक कर लेगा जो इसने यहाँ से ले लिया है ऑलरेडी। तो फॉर्मूला तो आपका इतना सही है, CPE माइनस CPI हमने ये कैलकुलेट कर ली, A हमारा एरिया यहाँ से पिक कर लिया इसने, और PD हमारा ये आ गया। तो हमारा फॉर्मूला कैलकुलेट होके हमें ये आउटपुट में वैल्यूज मिल गई। तो बेसिकली जो येलो सेल्स हैं उसमें ये फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है। CPE माइनस CPI ये है हमारी सभी में,
ये हमारे CPE माइनस CPI है। ये हमारा जो फॉर्मूला A इंटू PD जो है वो इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इसने CPE माइनस CPI भी यहाँ से उठा रहा है और A इंटू PD भी उठा रहा है। आपने देखा CPE माइनस CPI आ गया, A आ गया आपका और PD आ गया, सारी चीजें आपकी इसके अंदर आ गई, है ना। तो ये चीजें जो है सभी में एप्लीकेबल हो रही हैं, सभी जो है आपके बॉक्सेस में। तो W1 W2 W3 W4 तो आपका सॉरी W1 W3 W5 W7 तो आपका ये हो गया। इसी तरह W2 की अगर हम बात करते हैं तो इसका अपोजिट करना है हमें, जो वैल्यू ये थी वो वैल्यू ये आ जाएगी, जो वैल्यू ये थी वो वैल्यू आ जाएगी। तो बेसिकली हमने CPE और CPE माइनस CPI की जो वैल्यू है उनको अपोजिट कर दिया। यहाँ पर 0.2 था तो यहाँ पर 0.2 दे दिया, यहाँ पर 0.8 था तो यहाँ पर 0.8 दे दिया, क्योंकि एक बार विंड इधर से और एक बार विंड इधर से, तो दोनों साइड की हमने यहाँ पे आप देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, है ना। लेफ्ट टू राइट ये वाली है, राइट टू लेफ्ट ये है। लेफ्ट टू राइट का राइट टू लेफ्ट हमें कर देना है। जैसे ये टॉप एंड बॉटम में क्योंकि 90 डिग्री आ गया, ये तो 0 डिग्री था, ये 90 डिग्री ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की साइड, तो यहाँ पर उल्टा कर देंगे, बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम। यहाँ पर टॉप पहले है, यहाँ पर बॉटम पहले है, यहाँ पर लेफ्ट पहले है, यहाँ पर राइट पहले है। तो इसलिए हमें जो स्टार्टिंग के 4 बक्से बनाए हैं उसी का अपोजिट करना है हमें नीचे वाले बक्सों में, उसी का ऊपर वाले का हमें अपोजिट करना है नीचे वाले बक्सों में, बस इतना करना है आपको। यानी जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं आपको उनको अपोजिट करके नीचे वाली वैल्यूज में लिख देना। अब कैसे करना है, जैसे 0 डिग्री वाली है तो 0 डिग्री वाली में सिर्फ 0 डिग्री वाली वैल्यूज अपोजिट करना है, ऊपर वाली सेम रहेंगी। आप देखेंगे यहाँ पर 1.6 है तो इस वाले में भी 1.6 है, यहाँ पर 1.64 है तो यहाँ पर भी 1.64 है। तो 0 डिग्री वाले में सिर्फ 0 डिग्री वाली वैल्यूज अपोजिट होगी। यहाँ पर 0.4 0 डिग्री में था तो इधर आ गया, 1.09 इस साइड था लेफ्ट में तो राइट में आ जाएगा। अब ये जो 4 बक्से हैं इसमें जो है 90 डिग्री के अपोजिट हो जाएंगे, 0 डिग्री की सेम रहेंगी। 0 डिग्री की 5.47 है तो यहाँ भी 5.47 रहेगा, यहाँ पे 5.47 है तो यहाँ भी 5.47 रहेगा। यहाँ पर 1.64 है 9 तो यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा 1.64। यहाँ पर 4.92 है तो ये बॉटम वाला यहाँ टॉप में आ जाएगा, ठीक है। तो यानी जो भी है, यानी 0 वाला है तो 0 वाली ही अपोजिट होंगी, और 90 वाला है तो 90 डिग्री वाला है तो 90 वाली अपोजिट होंगी, 0 वाली सेम रखेंगे। तो ये आपके अपने आप कैलकुलेट होके आ जाते हैं 4, है ना। 4 आपको कैलकुलेट करना है, इनमें मेहनत करनी है और इनको सिर्फ अपोजिट कर देना है आपको। 0 डिग्री वाली लाइन 0 डिग्री में और 90 डिग्री वाली लाइन 90 डिग्री में। तो फ्रेंड्स काफी टाइम देके आपको समझाया, उम्मीद करता हूँ कि आपको विंड लोड कैलकुलेशन कंप्लीट समझ में आ गई होगी। तो इतना हमने बेसिकली ये सिर्फ कॉलम के लिए कैलकुलेशन की है, राफ्टर के लिए अभी नहीं की है, ठीक है। तो कॉलम का फोर्स हम अप्लाई करेंगे अपने स्ट्रक्चर पे। तो अब स्ट्रक्चर पे चले जाते हैं, हमारे स्ट्रक्चर कहाँ पे है, ये ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूँ जो फोर्स अप्लाई होगा वो नीचे वाले यहाँ पर होगा। मैं ट्रस आपको दिखाता हूँ, पहले सिर्फ ट्रस सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि हमें जो विंड लोड अप्लाई करना है वो ट्रस पे करना है। ट्रस के ऊपर आपकी शीटिंग होती है, ठीक है। जस्ट प्लस ट्रस के जस्ट ऊपर पहले पर्लिन आती है आपकी, जो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है अपने स्ट्रक्चर में, और पर्लिन के ऊपर शीटिंग आती है। तो बेसिकली शीटिंग का जो फोर्स अप्लाई होता है विंड का वो शीटिंग पे होता है, शीटिंग से पर्लिन पे ट्रांसफर होता है, पर्लिन से कहाँ होता है, ट्रस या राफ्टर पे होता है। तो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर ट्रस पे ही विंड लोड अप्लाई करेंगे। इसी तरह यहाँ पर कॉलम में गर्ट होता है, गर्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे पर्लिन होती है ऐसे यहाँ पर गर्ट होते हैं सपोर्टिंग के लिए, शीट की सपोर्टिंग के लिए 1.5 मीटर पे, जो हमने मॉडल नहीं किया, आपको फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था उसको। तो जो बेसिकली जो गर्ट होते हैं, गर्ट के ऊपर शीटिंग भी लगी होती है उसको कवर करने के लिए। तो जो विंड आती है, जो हॉरिजॉन्टल विंड चलती है, वो हमारी शीटिंग पे फोर्स उसका लगता है, शीटिंग से ट्रांसफर होता है गर्ट पे, गर्ट से ट्रांसफर होता है कॉलम पे। तो हम लोग डायरेक्ट ही कॉलम पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि गर्ट हम यहाँ पे मॉडल नहीं करते, पर्लिन और गर्ट हम मैनुअली कैलकुलेट करते हैं, स्टेड में नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ से जो फोर्सेज हैं वो एक एक करके इस पर अप्लाई करेंगे। तो पहले मैं फोर्सेज आपको बताता हूँ लगनी कहाँ पर है विंड की। तो ये हमने जो फोर्स कैलकुलेट किया है अभी राफ्टर के लिए, सॉरी कॉलम के लिए किया है, तो कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं। आप यहाँ पर चेक करेंगे, ये कॉलम के लिए कैलकुलेशन, ये राफ्टर्स के लिए, राफ्टर या फिर ट्रस में जो भी आपने लिया है। राफ्टर में अगर आपने ट्रस बनाया है रूफ के लिए तो ट्रस, और राफ्टर्स लिए तो राफ्टर, दोनों में एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर कॉलम के लिए पहले कॉलम पे लगा लेते हैं, तो कॉलम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर कॉलम्स मैंने सारे सिलेक्ट कर लिए। आप देखेंगे नीचे जो पेडेस्टल थे उनको सिलेक्ट नहीं किया, जो हमारे कंक्रीट ब्लॉक थे। और कई बार होता है फ्रेंड्स की वेयर हाउसेज में कई बार आपको ब्रिक वॉल भी दी जाती है कि यहाँ पे ग्राउंड लेवल से फिनिश फ्लोर लेवल से 3 मीटर या 2 मीटर आपकी ब्रिक वॉल है और उसके ऊपर फिर क्या है, शीटिंग है। तो आपको जो विंड लोड अप्लाई करना है कॉलम पे सिर्फ उतने ही लेंथ में करना है जितने में आपकी शीटिंग आ रही है, क्योंकि जो विंड लोड अप्लाई होता है वो शीटिंग के थ्रू ही होता है। क्योंकि ब्रिक वॉल पे अगर होगा तो उस पर इतना इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, कॉलम पे उसका इफेक्ट नहीं आएगा, शीटिंग का इफेक्ट कॉलम पे आता है। तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे ब्रेक कर लेना है कॉलम को, ठीक है। अगर आपकी 3 मीटर की वॉल है तो बॉटम से 3 मीटर पे यहाँ पर पॉइंट लेके ब्रेक कर लेंगे और सिर्फ ऊपर वाले कॉलम पे ही 3 मीटर वालों पे ही सिर्फ लगाएंगे आप लोडिंग। और बाद में डिजाइनिंग में उसको LZ डिफाइन करा देंगे, लेंथ डिफाइन करा देंगे ताकि वो पूरी लेंथ के लिए डिजाइन हो,
जो डिजाइन है हमारा, डिजाइन कमांड से डिजाइन पैरामीटर्स देते हैं, वहां पर वो LZ पूरी लेंथ डिफाइन कराएंगे, ठीक है, 10 मीटर। तो यहाँ पर मैंने कॉलम्स को सिलेक्ट कर लिया क्योंकि कॉलम का विंड लोड कैलकुलेट किया हमने अभी, और न्यू व्यू किया मैंने यहाँ पर इसको, और यहाँ पे आइसोमेट्रिक में करके यहाँ पर मैंने टॉप व्यू में चला गया। तो पहले यहाँ से इसकी ये डायमेंशंस रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर लोड अप्लाई करना शुरू करेंगे। तो फ्रेंड जो इंटरनल कॉलम्स हैं हमारे अंदर वाले, इंटरनल मतलब कि अंदर नहीं बोल रहा मैं, इंटरनल मतलब आउटर वालों को छोड़ के, जैसे मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ 0 डिग्री में, तो यहाँ पर ये स्टार्टिंग वाला और एंड वाला इसको मैंने छोड़ दिया। अभी मैं अंदर वालों की बात कर रहा हूँ, इन पे 100% फोर्स अप्लाई होगा, 100% लोड अप्लाई होगा, और जो आउटर वाले हैं उन पे 50% होगा। जो हमारा कैलकुलेट होके आया है उसका 100% अंदर वालों पे, और आउटर वाले जितने भी कॉर्नर वाले कॉलम है उन पे 50%। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर मैं आपको टॉप व्यू में समझाता हूँ। यहाँ पर इस वाले कॉलम पे आधा इधर का और आधा इधर का फोर्स आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने कैलकुलेशन में आपने देखा था बे की स्पेसिंग भी डाली है 0 डिग्री के लिए 5 मीटर। लेकिन अगर मैं कॉर्नर वाले कॉलम की बात कर रहा हूं तो कॉर्नर वाले कॉलम से इस साइड नहीं है कुछ भी स्ट्रक्चर हमारा, तो सिर्फ हाफ इधर का ही आना है, यानी 50% आना है। इस वाले कॉर्नर वाले पे भी 50% आना है, इस कॉलम पे भी 50% आना है। तो कॉर्नर वालों पे 50% फोर्स अप्लाई होता है, चाहे हम 0 डिग्री के लिए कर रहे हो चाहे 90 डिग्री। जब 90 डिग्री के लिए करेंगे तो इस पे 100% आएगा और इस पे हम उसका 50% लोड ही अप्लाई करेंगे, 50% फोर्स ही अप्लाई करेंगे। तो ये चीज हमारे कॉलम पे भी अप्लाई होती है और राफ्टर पे भी होती है। जो हमारा हमने जो भी रूफ में यहाँ पर सपोर्टिंग के लिए राफ्टर ही ट्रस दिया है, तो अगर हम यहाँ पर आउटर वाले राफ्टर की बात करें, आउटर वाले ट्रस की बात करें, तो यहाँ पर हम 50% अप्लाई करेंगे क्योंकि इस साइड कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, कंटिन्यू नहीं है। और जो इंटरनल वाले हैं हमारे उसमें आपको 50% इधर का और 50% इधर का, ठीक है, ये 50-50% करके 100% आपका यहाँ पर फोर्स अप्लाई होता है। तो इसलिए उसका 50% हमें आउटर में करना है। तो मैं पहले इंटरनल को मैंने सिलेक्ट किया, अब मैं आपको एक लगा के दिखा देता हूँ, उसके बाद आप आगे खुद से लगाएंगे, ठीक है। एक लगा के दिखाऊंगा मैं आपको, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। बहुत ज्यादा मैंने आपको डिटेल में समझाया है इसको, मैं हालांकि चाह नहीं रहा था क्योंकि मैं ऑलरेडी विंड लोड वाली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर अब विंड लोड के लिए मैं लोड के साइड कर रहा हूँ, यहाँ पर इस पे क्लिक करूंगा, ऐड पे क्लिक करूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर अब मैं 7 के बाद 8 नंबर यहाँ पर दूंगा 8, और यहाँ पर विंड सिलेक्ट कर लूंगा, विंड। और विंड के लिए मैं W1 W2 W3 W4 आप जो चाहे अपने समझने के लिए कर सकते हैं। हमें यहाँ पर 8 लोड केस बनाने हैं, ठीक है। तो आप अपने समझने के लिए यहाँ पर आप जो चाहें आप लिख सकते हैं W1 लेफ्ट, यहाँ पर लेफ्ट टू राइट, W2 ये है आपका, उसके बाद हम लिखते हैं राइट टू लेफ्ट, W3 आप जो है लेफ्ट टू राइट लिख सकते हैं। या इस तरह से भी लिख सकते हैं कि W1 0 डिग्री पॉजिटिव CPI लेफ्ट टू राइट, 0 डिग्री पॉजिटिव CPI राइट टू लेफ्ट, 0 डिग्री निगेटिव CPI लेफ्ट टू राइट। तो आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर शॉर्ट में कर रहे हैं, W1 मैंने ऐड कर लिया, उसके बाद 8 के बाद मेरा आता है 9, W2 सॉरी कैपिटल में कर रहा हूँ, W2 W2 उसके बाद 10, W3 11, W4 सॉरी 11, W4 12, W5 13, W6 17, W7 18, यहाँ पर W8, ठीक है। यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई है, यहाँ पर 10 में W1 W2 W3 आना था, यहाँ पर हम लिखेंगे हैश की जगह W3, फिर आपका W4 11 में, फिर यहाँ W5 12, 8 9 10 11 12 13 14 आना है यहाँ पर। इसको डिलीट करते हैं, ये कंफ्यूजन हो गया इसमें। यहाँ पर 13 में W6 था, 13 के बाद अब ऐड करेंगे फिर से यहाँ पर सॉरी 13 के बाद यहाँ पर 14, ठीक है। 14 यहाँ पर लेंगे W7, ठीक है, और 15 W8, ठीक है। ये हो गया, हमारे 8 लोड केस आ गए। अब इनमें जो है हम फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, ऐड करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1.09 है और किस साइड लग रहा है, स्ट्रक्चर की साइड लग रहा है। तो जिस साइड एरो होगा उसी साइड आपको लोड अप्लाई करना है, सीधी सी बात है,
ठीक है, यहाँ पे आपको एरो का मैंने बता दिया था क्या है, सेम डायरेक्शन वाले ऐड होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन वाले माइनस कर देंगे ज्यादा वाली वैल्यू में से। लेकिन यहाँ पे जिस साइड स्ट्रक्चर के साइड एरो होगा उसी साइड आपको लोड अप्लाई करना है। तो यहाँ पर फोर्स जो हमारा 1.09 है, 100% है, तो 1.09 हम इस साइड अप्लाई करेंगे अंदर वाले कॉलम्स पे। तो यहाँ पर मेंबर, क्योंकि मेंबर लोड लगाएंगे, किलो न्यूटन पर मीटर में हमने लोड कैलकुलेट किया है, स्पैन से मल्टीप्लाई करा के पर मीटर में लोड कैलकुलेट हो गया हमारा। तो यहाँ पर हमारा लोड कितना है 1.09, तो यहाँ लिखेंगे 1.09। अब साइन देखेंगे हमारा काय का देना है, हम एक्स में जाएंगे क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट लगा रहे हैं, हमारा जो एरो है लेफ्ट टू राइट है, तो हम लेफ्ट से राइट की साइड जा रहे हैं। तो आप स्टेट कोऑर्डिनेट को जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन लेने देंगे और जी एक्स पे क्लिक करेंगे अगर एक्स है आपका, और जेड में जब आप लगाएंगे तो जेड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ऐड कर देंगे। और ये आ गया हमारा फोर्स, और इसको मैं सिलेक्ट करूंगा कॉलम्स को, जिन जिन कॉलम पे लगाना है, असाइन टू सिलेक्ट बीम्स, और असाइन करा दूंगा। तो आपने देखा यहाँ पर ये आपको शो हो गया। अगर आपको शो नहीं हो रहा तो आप लोडिंग में जाके और यहाँ से व्यू लोडिंग डायग्राम पे चेक कर सकते हैं कि आपका लोडिंग सही नहीं लगी है या लगी है। आप एक बार 3D में भी चेक कर सकते हैं, कई बार डायरेक्शन या माइनस प्लस की साइन गलत देने की वजह से लोडिंग अपोजिट लग जाती है, तो इसको आपको जरूर ध्यान देना है। अब यहाँ पर जो आउटर वाला है कॉलम, इसको हमें क्या करना है, माइनस में वैल्यू देनी, सॉरी इसमें 50% हमें फोर्स अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमने जो देखा था कितना था 1.09 था, तो इसका मोटा मोटा चेक करेंगे तो कितना होगा 0.54, ठीक है, इसका 50% 0.54 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसमें आउटर वालों को 0.54 देंगे। तो हमारा W1 में ही हम देने हैं, W1 में मेंबर 0.54, ठीक है, एक्स में ये हमने ऐड कर लिया, ये आ गया, हमने आउटर वाले कॉलम्स पे भी 50% फोर्स अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम फिर से शीट में जाएंगे, अभी हम W1 में ही हैं, अब हमें ये वाली वैल्यू देनी है। सभी में आपको 4 वैल्यू देनी है, 4 अंदर वाले 4 आउटर वाले जो 50% है, तो इतना से 8 हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ W2 में आप देखेंगे 4.37 है, तो यहाँ पर, और आप एक बार साइन भी अभी देख लीजिए अपोजिट डायरेक्शन में, यानी अंदर से बाहर की तरफ आप लगाएंगे। इसको अगर मैं आपको समझाने के लिए इसी को मैं थोड़ा सा पीछे ले लेता हूं, तो आपको लोड ऐसे लगाना है, ठीक है, अंदर से इन कॉलम्स पे लगाना है, अंदर की साइड से, ठीक है, ऐसे समझना है आपको इसको। तो यहाँ पर आगे 4.37, तो मैं इन कॉलम्स को सिलेक्ट करूंगा, 4.37 है, W1 में ही मुझे लेना है क्योंकि W1 में ही है। यहाँ पर मेंबर लेना है और 4.37, वो भी आप देखेंगे तो लेफ्ट टू राइट ही है, ये एरो भी लेफ्ट टू राइट है, तो प्लस में ही रहेगा हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग, जो स्टेट प्रो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और एक्स में ही है, एक्स ही डायरेक्शन है हमारी, ये जेड होती है, ये एक्स होती है, आप जानते हो। मैंने इसको ऐड कर लिया और ये आ गया, और इसको मैंने अंदर वालों को सिलेक्ट करूंगा कॉलम्स को और इस पे असाइन करा दूंगा, है ना, तो ये मेरा असाइन हो गया। अब जो आउटर वाले कॉलम्स है इसका 50% मुझे अप्लाई करना है, आप जानते हो। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर कितनी वैल्यू है 4.37 है, तो इसमें ले लेंगे 2.153, ठीक है, 2.153, 50% हो गया, तो 2.153 को यहाँ पे अप्लाई कराएंगे इस वाले पे, 2.1.3, ठीक है, 2.153, ये हमारा 50% हो गया, एक्स में है, पॉजिटिव वैल्यू है, आउटर के लिए हमने कॉर्नर्स वालों के लिए ये ऐड कर लिया और इसको अप्लाई करा दिया, यहाँ पर इसको असाइन किया और असाइन करा। तो जो भी आप जस्ट अप्लाई करोगे वो ब्लू कलर से रहेगा, जिसको भी आप सिलेक्ट करोगे वो ब्लू कलर से आपको शो हो जाएगा, और जो आप सिलेक्ट नहीं करोगे वो ग्रीन कलर से आपका रहेगा। ठीक है, तो इसको सेट कर देते हैं एक बार, लोडिंग, और ये आपका आ गया। ठीक है, ये आपका W1 में आपके 2 डायरेक्शन के हमने दे दिए W1 में, ठीक है, A और B, आप जानते हो ये A है, ये B है। अब C की बात करते हैं, C जो है, C की वैल्यू ये है हमारी 9.84। कैसे लगना है, इस एरो को अंदर से लग रहा है बाहर की तरफ, इसको और थोड़ा पीछे ले लोगे तो ये ऐसे लग रहा है, यानी विंड एक बार चली लेफ्ट टू राइट, अंदर आ गई स्ट्रक्चर में, तो अब वो बाहर निकलेगी 3 रास्तों से, है ना, तो अंदर से बाहर की तरफ लगेगा। फिर पहला वाला तो आपने बाहर से लगा दिया, विंड चली तो बाहर से फोर्स लगेगा, फिर वो बाहर निकलेगी तो आपके फोर्सेस लगेंगे। इसी तरह यहाँ पे पहले एक बार चली, या किसी और को ले लेते हैं, यहाँ पे अगर मैं 90 डिग्री की बात करता हूँ तो 90 डिग्री से चली और फिर 3 रास्तों से, 3 साइड से वो बाहर निकलेगी, तो वो अंदर की साइड से लगेंगे तीनों फोर्स, ये आउटर से लगेगा और ये तीनों अंदर की साइड से लगने हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। तो यहाँ पर अब ये वाला सेकंड वाला हो गया हमारा, अब थर्ड वाला है, इसको मैं कंट्रोल Z करके आपका वहीं पहुंचा देता हूँ इसको, एरो को। ठीक है, ये आ गया, तो ये एरो आपका वहीं पे आ गया अपनी जगह पे वापस। आपको समझाने के लिए क्या था, 9.84 अंदर से बाहर की साइड लगाना है, तो 9.84, ठीक है, ये मेंबर 9.84। अब आपको साइन देखना है,
और डायरेक्शन देखनी है, जेड डायरेक्शन है कि नीचे से ऊपर की साइड लग रहा है तो जेड डायरेक्शन है, और ऊपर की साइड नीचे से जब लगता है तो प्लस होता है या माइनस होता है, माइनस होता है। आप जानते हो स्टड प्रो कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहाँ पे ऐड कर लिया, ये 100% के लिए ऐड कर लिया, और साथ ही साथ जो है आप इसको 50% के लिए भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। दोनों ऐड होके आ जाएंगे, फिर एक एक करके अप्लाई कर देंगे, आउटर वालों के लिए और अंदर वालों के लिए। स्टार्टिंग में आपको समझने के लिए अलग अलग बता रहा था। ठीक है, 9.84 है तो इसका हाफ कितना हुआ, 4.54। ठीक है, तो 4.54। ठीक है, ये मैंने ऐड कर लिया, यानी दोनों साथ में ऐड कर लिए। ये अंदर वाले के लिए, इस वाले के लिए है। आप देखेंगे जिस डायरेक्शन में हमारा एरो है उसी डायरेक्शन में हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा है। ये भी एक एरो ही बन के आ रहा है ना आपको, तो इसीलिए आपको समझाने के लिए मैंने एरो का एग्जांपल लिया था। और ये मैंने 50% इसका 50% आउटर वालों को अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये सब हम W1 में ही कर रहे हैं, क्योंकि आप देखोगे W1 के फोर्सेज है। अब ये नीचे वाला फोर्स बताए 9.84, तो यहाँ पर आप देखोगे 9.84 अप्लाई करेंगे, इसके लिए भी W1 में ऐड करेंगे मेंबर फोर्स, जो कि यूनिट होगी किलो न्यूटन मीटर। यहाँ पे अप्लाई करेंगे, कितना है 9.84, सेम है तो यहाँ पर भी हम लेंगे 9.84, 9.84। ठीक है, ये लिया हमने, और Z में लिया। यहाँ पर ऊपर से नीचे की साइड है, अगर आप देखेंगे ऊपर से नीचे की साइड या अंदर से आपको ऐसे लगाना है, इस वाले पे अंदर की साइड से लगाना है, तो क्योंकि नीचे की साइड है Z डायरेक्शन में तो पॉजिटिव हो साइन, तो ये हमने पॉजिटिव साइन रखा है। यहाँ पर Z क्लिक किया और ऐड कर लिया। अब इसका 50%, तो ये हो जाएगा हमारा 4.54, 4.54। ठीक है, ये हमने ऐड कर लिया। तो अब हम इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये 100% मैंने इंटरनल के लिए और आउटर वालों के लिए ये 50%, क्योंकि इन पे 50% का ही फोर्स आएगा। ठीक है, ये हमने W1 कंप्लीट कर लिया सिर्फ राफ्टर के लिए। कॉलम का भी हमारा बचा है, इस जैसे हम राफ्टर में कर रहे हैं उसी तरह कॉलम को कैलकुलेट करके उसको भी W1, W2, W8 तक सब में अप्लाई करेंगे फोर्स को। तो राफ्टर के लिए हमने एक कंप्लीट किया है। इसी तरह अगर हम W2 की बात करते हैं तो W2 भी आप पहले ये देंगे। ठीक है, ये आप W2 यहाँ से स्टार्ट आपको यहीं से करना है। कैसे करना है, आप देखेंगे A वाली वैल्यू 4.37 है, लेफ्ट आपको राइट टू लेफ्ट जा रहा है ये एरो, है ना, राइट टू लेफ्ट है तो माइनस है, और x डायरेक्शन है ये वाली हमारी, राइट टू लेफ्ट है और 4.37 है। अगर आप साइन डाल दोगे सही से तो अपने आप आपको जो है एरो ठीक मिल जाएगा वहां पर। तो 4.37 आपने लिया यहाँ पर W2 में, तो W2 4.37, तो मेंबर पे मैं गया 4.37। ठीक है, साइन लेना है मुझे माइनस, क्योंकि राइट टू लेफ्ट है, लेफ्ट टू राइट प्लस होता है, राइट टू लेफ्ट माइनस होता है। एक्स डायरेक्शन मैंने सिलेक्ट कर ली और मैंने इसको ऐड कर लिया। इसी तरह इसका 50% जो आउटर वालों के लिए वो भी हाथों हाथ लिख देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर 4.37 का हाफ कितना हुआ, 2.153, 2.153। ये भी मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। दोनों मैं अप्लाई करूंगा, कैसे करूंगा, अंदर वालों के लिए मैंने 100% फोर्स और आउटर वालों के लिए मैंने 50% अप्लाई किया है। तो आप देखेंगे जो एरो जिस डायरेक्शन में लगे हुए हैं उसी डायरेक्शन में जो यहाँ पर एक्सेल में लगे हुए हैं ना, एक्सेल में भी इसी डायरेक्शन में, इसी को आप थोड़ा पीछे कर देंगे तो वही कंडीशन आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो आपको सेम वैसे ही करना है, जो जिस डायरेक्शन में एरो हैं, जो आपके फोर्सेज हैं उसी डायरेक्शन में बन के आने हैं आपके, जैसे एक्सेल में है वैसे ही यहाँ पर आपके एरो आने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके समझाने के लिए मैंने एरो का ही एग्जांपल लिया। तो फ्रेंड्स आगे के लिए आपको ये कंप्लीट खुद से करना है, W2, W3, W5 से W8 तक, ये कॉलम के लिए आपको खुद से करना है, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी अगर मैं आपको सारे बताने लगूंगा। ऑलरेडी इतनी लेंथी हो चुकी है, अभी हमारा राफ्टर्स का यानी कि जो रूफ में हमने ट्रस ली है उसको भी कैलकुलेशन करनी है हाथों हाथ, तो वो भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये आपको खुद से कंप्लीट करना है फ्रेंड्स, W1 से W8 तक। इसमें आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप इसको कंप्लीट डिजाइन भी कीजिएगा आगे चल के। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे वैसे आप इसको कंप्लीट करते रहिए और प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आप कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर राफ्टर्स की। ठीक है, तो राफ्टर में भी आप देखेंगे कि यहाँ पर जो वैल्यूज हैं, ये जो वैल्यू हैं ये हम इसने पिक कर लिए हैं ऑलरेडी पिछली वाली शीट से, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना, यहाँ भी क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर सारे व्हाइट सेल है, आपको सिर्फ ग्रीन सेल में डालना है, वही आपके इनपुट सेल्स हैं। तो ग्रीन सेल में आपको यहाँ पर ये वैल्यूज डालनी है और ये वैल्यू डालनी है। तो इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट तो आप जानते हो, हमने कितना लिया था, 0.5 लिया था, तो 0.5 और माइनस 0.5 ये हमने इंटरनल ले लिया। अब एक्सटर्नल प्रेशर कोएफिशिएंट्स आपको कोड से मिलेगा, IS 875 पार्ट 3 में दूसरी टेबल है जो राफ्टर्स के लिए है, रूफ के लिए है। ठीक है, तो वो एक बार चेक कर लेते हैं, ये चीजें आपको मैं जल्दी जल्दी फिर समझा दूंगा। तो यहाँ पर रूफ के लिए मैं देख लेते हैं कौन सा टेबल काम करेगी।
कहाँ से हमें इसके फैक्टर्स मिलेंगे। तो फ्रेंड इसके जस्ट नीचे, कॉलम्स के जस्ट नीचे जो है आपको यहाँ पर रूफ का मिल जाएगा, जो टेबल 6 में आपको बताया गया है, पेज नंबर यहाँ पर 14 पे। आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पे सेम कंडीशन है, h/w यानी हाइट बाई विड्थ। आपका हाइट बाई विड्थ कितना आया था हमारा, 0.66 आया था फ्रेंड, है ना, हमने कैलकुलेट किया था। हाइट हमारी कितनी है 10 मीटर, बाई w विड्थ यानी विड्थ कितनी है 15 मीटर, 0.6 आया था, जो कि 0.5 से ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर उल्टा साइन लगा हुआ है, यहाँ पर हमारी 0.6 से ज्यादा बता रहा है ये हमारा 0.5 की वैल्यू, तो ये हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अब हम नीचे वाले की बात करते हैं, यानी 1/2 यानी 0.5 से ज्यादा है h/w। ठीक है, 0.5 से ज्यादा है हमारा h/w की वैल्यू, यानी कि 0.66 जो आई थी हमारी, और 0.66 से ज्यादा है 3/2 यानी 1.5। तो हम यहाँ इस वाली रो में फॉल कर रहे हैं फ्रेंड्स, हमारा स्ट्रक्चर टाइप ये है। ठीक है, तो अब यह स्ट्रक्चर टाइप ये है। तो अब बात आती है कि यहाँ पर रूफ एंगल दिया गया है, अब हमें कौन सा रूफ एंगल के सामने के फैक्टर्स लेने हैं, 0, 5, 10। तो फ्रेंड्स जो हमने यहाँ पर ये आप देखोगे, ये जो हमने एंगल लिया है, मैं एक बार आपको होल स्ट्रक्चर पे दिखा देता हूँ। ये होता है हमारा रूफ एंगल, ये जो हमने लिया है ये एंगल है। जनरली जो एंगल होता है ये 10 डिग्री 1/10 रेशियो होता है। ठीक है, डिग्री की तो हम बाद में बात करेंगे, पहले आपको रेशियो समझा देता हूँ। 1/10 रेशियो होता है। अब 1/10 रेशियो आपका कैसे निकलता है, वो मैं आपको ऑलरेडी जब मॉडलिंग कर रहा था तब आपको बताया था कैसे निकलता है। तो 1/10 का जो एंगल बनता है जनरली फ्रेंड्स, वो 6 डिग्री बनता है। ये जो एंगल बनेगा आपका, ये जो आपका एंगल बनेगा 1/10 स्लोप का, इस स्लोप का जो एंगल बनेगा, ये एंगल जो बन रहा है आपका, ये आपका 6 डिग्री बनेगा। ठीक है, 6 डिग्री एंगल हमें कहाँ से मिल जाएगा, हम यहाँ पे देख लेंगे 6 डिग्री कहाँ पर है। ये हमारा 5 डिग्री तो यहाँ पर दिया गया है, 6 डिग्री नहीं दिया गया है, तो इसलिए हम 5 की वैल्यू ले लेंगे, क्योंकि 5 to 10 में भी वैल्यूज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर 6 की लेंगे, इंटरपोलेट करेंगे, तो मतलब बहुत मामूली सा ही डिफरेंस आएगा, इसलिए हम 5 वाली वैल्यू ले लेते हैं, 5 डिग्री वाली। तो 5 डिग्री में -0.9 -0.6, ठीक है, -0.9 और -0.6 ये वैल्यूज दी गई हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए। जैसे वहां पे था यहाँ पे भी है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर EF और GH, EG और FH ये आपका स्ट्रक्चर बनाया गया है। इस स्ट्रक्चर में आपको समझाया गया है E क्या है, G क्या है, F क्या है और H क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सारी वैल्यूज पहले यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो ये 5 डिग्री के सामने -0.9 -0.6, तो यहाँ पर -0.9, यहाँ पर -0.6। ठीक है, वहां से वैल्यूज आपको उठानी है। उसके बाद आपको फिर आगे की देखनी है वैल्यूज कितनी है, -0.9 -0.6, तो यहाँ पर -0.9 और -0.6 ये एक्सटर्नल प्रेशर कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज हमने यहाँ से ले ली। अब अपने आप आपके ये आउटपुट आपको मिल जाएंगे फ्रेंड्स। वो कैसे मिलेंगे, जैसे आपको पहले बताया था, सेम वही कंडीशन है, वही साइन वाली कंडीशन है। पॉजिटिव निगेटिव वाली इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव है 0 डिग्री के साथ, ये निगेटिव है, ये 90 डिग्री के साथ पॉजिटिव है, ये 90 डिग्री के साथ निगेटिव है। यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर कोएफिशिएंट्स की अगर बात आती है तो सिर्फ 2 साइड के होते हैं, वहां पर 4 साइड में थे, यहाँ पर 2 साइड में है। यहाँ पर देखिए आपने देखा A और B दिया गया है 0 डिग्री में, फिर यहाँ इस तरह पे आपने 0 डिग्री में निगेटिव CPI में A और B दिया गया है। यहाँ पर 90 डिग्री आ गया तो 90 डिग्री में टॉप एंड बॉटम दिया गया है, और यहाँ पर निगेटिव आ गया CPI के साथ 90 डिग्री, तो यहाँ पर निगेटिव और पॉजिटिव यानी टॉप एंड बॉटम में दिया गया है ना। यहाँ पर आपको 4 साइड के नहीं मिलेंगे, सिर्फ 2 साइड के मिलेंगे। अब आप देखोगे जो आपके आउटपुट मिले हैं सेम वैसे ही कैलकुलेट में है। यहाँ पर अगर आपके सेम डायरेक्शन में एरो हैं तो उनको ऐड कर लिया गया है, अगर आपके अपोजिट डायरेक्शन में एरोज हैं तो आपको वो उसमें ज्यादा वाली वैल्यू में से कम वाली वैल्यू को कम कर दिया गया है। और यहाँ पर आपको CP माइनस CPI की कैलकुलेशन यहाँ पर आपको आ गई है, और CPI माइनस CPI से आपका ये कैलकुलेट हो गया जो हमने आपको यहाँ पर फॉर्मूला बताया था, CP माइनस CPI A इंटू PD। A इंटू PD के लिए आपको यहाँ पर वैल्यूज देनी पड़ेगी जो भी आपकी वैल्यू है। तो आप पता है कि वो आपका 5 डिग्री है। अगर आप रूफ की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमारा रूफ की जो बे है, जो हमारे कॉलम की बे है, वही 5 मीटर जो है वो रूफ की है। अगर आपके केस में चेंज हो तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से इस शीट को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको बेसिक बता के दे दी है, बेसिक बना के दे दी है, आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देखेंगे W1 W2 W3 W4 5 6 7 और 8 यहाँ पर लोड केस दिए गए हैं, जैसे यहाँ कॉलम वाली शीट में दिया गया था। और यहाँ पर आप देखेंगे एक लाइन दी गई है मिड में, जो कि कॉलम वाले में नहीं था, क्योंकि कॉलम वाले में चारों साइड से वैल्यूज अप्लाई करनी थी हमें, क्योंकि विंड चलेगी तो हॉरिजॉन्टली चारों साइड से इफेक्ट पड़ेगा स्ट्रक्चर पे। लेकिन विंड जो है वो राफ्टर के केस में थोड़ी चेंज हो जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे राफ्टर को हाफ हाफ कर लेंगे, एक मिड लाइन दे दी है, ये वाली वैल्यू इस साइड आएगी पूरी अप्लाई होगी, और ये वाली वैल्यू पूरी इस साइड अप्लाई होगी। इसी तरह W2 की बात करता हूँ, ये 6.01 जो आया है वो हाफ में होगी, और 7.65 जो आया है वो राइट साइड के हाफ में होगी।
इसी तरह अगर मैं इसकी बात करता हूँ 90 डिग्री पॉजिटिव CPI, तो यहाँ पर आप टॉप टू बॉटम में देखेंगे। अब इसको इस तरह से हमने हाफ करा है। W1, W2, W3, W4 को तो आपने ऐसे वर्टिकली हाफ किया है, लेकिन W5 से W8 तक आपने हॉरिजॉन्टली हाफ किया है अपने स्ट्रक्चर को। यानी मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर स्ट्रक्चर में जाने के बाद, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इसको आपको समझा देता हूँ। ये इसमें आपको जब आप यहाँ पर टॉप में जाएंगे तो पहले तो आपको स्टार्टिंग की 4 लोड केस W1 से W8 तक इस तरह से हाफ करना है लॉन्ग डायरेक्शन में, ठीक है। एक वैल्यू आपको इस साइड पे अप्लाई करनी है और एक वैल्यू रूफ में इस साइड पे करनी है। और W5 से W8 तक आपको ऐसे हाफ करना है, ऐसे 50-50% करना है। ऊपर की वैल्यू ऊपर अप्लाई कर देंगे, नीचे की वैल्यू नीचे अप्लाई कर देंगे। अब मैं एक आपको करके दिखा देता हूँ, एक जो है वो W1 की और एक W5 की, ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है। ये चीज तो आपको कैलकुलेशन क्लियर हो गई फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने आपको डिटेल में कॉलम में बता दिया है। तो सेम वही कैलकुलेशन है, थोड़ा बहुत चेंज है। आपको एक्सटर्नल प्रेशर कोएफिशिएंट्स मैंने लेके दिखा दिए कैसे लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो बात करते हैं वो वैल्यूज की बात करते हैं, कैसे वैल्यूज लेनी है, कैसे अप्लाई करनी है अपने स्ट्रक्चर पे। तो सेम मेथड है वही, आपको यहाँ पर 100% इंटरनल के लिए और आउटर वाले कॉलम्स के लिए आपको यहाँ पर 50% ही वैल्यूज लेनी होंगी, ठीक है। तो आप W1 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 7.65 W1 में मैं ऐड करूंगा 7.65, ठीक है। तो W1 में मैंने यहाँ पर मेंबर लिया 7.65, ठीक है। अब हमें क्योंकि ये रूफ में अप्लाई करनी है, जो हमारा रूफ है इस पे अप्लाई करनी है, तो रूफ में क्योंकि जब विंड अंदर आएगी तो अंदर से फोर्स लगता है रूफ पे, ठीक है। अंदर से वो बाहर की तरफ से धकेलने की कोशिश करेगा। तो नीचे से ऊपर की साइड तो हम साइन क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। जब हम ग्रेविटी लोड लगाते हैं, डेड लोड, कोलेक्टर लोड, लाइव लोड, तो आप जानते हो कि माइनस में लेते हैं सारी वैल्यूज, लेकिन अब उल्टा लगाना है, नीचे से ऊपर की साइड लगाना है। मैं आपको ग्राफिकली दिखा भी दूंगा। तो वो पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो यहाँ पर साइन माइनस का हमें नहीं देना और यहाँ से वाई सिलेक्ट करना है, क्योंकि वर्टिकली हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं नीचे से ऊपर की साइड राफ्टर्स पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वैल्यू ली और इसको ऐड कर देंगे, सिंपली ऐड कर दिया। और यहाँ पर इसका 50% जो कि आउटर वाले कॉलम के लिए लेंगे तो 7.65 है, तो इसका हाफ हो जाएगा 3.532, ठीक है। इसका 50% हो गया, ये भी हमने ले लिया। अब हम इसको अप्लाई करेंगे। अब कैसे अप्लाई करना है पहले मैं आपको बताता हूँ। हम सिर्फ सिलेक्ट कर लेंगे अपने राफ्टर्स, यानी कि अपनी जो ट्रस है हमारी रूफ सपोर्टिंग मेंबर्स, चाहे वो राफ्टर्स हैं या ट्रस हैं, दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा बेसिकली, कभी आप कंफ्यूज हो जाएं इस तरह से। अब हम जाएंगे फ्रंट एलिवेशन में और यहां से सिलेक्ट कर लेंगे सिर्फ ट्रस, न्यू व्यू। अब ट्रस में भी जो हमारा फोर्स अप्लाई होगा रूफ वाला, वो किस पे होगा, इस पे नहीं होगा, इन वालों पे होगा। नीचे से ऊपर की साइड अप्लाई होगा, इसको धकेलने की कोशिश करेगा जब विंड अंदर आएगी तो इस वाले मेंबर्स पे अप्लाई करना है। तो इनको ही मैं सिर्फ सिलेक्ट कर लेता हूं, क्योंकि कंफ्यूजन होगा फिर। अगर सभी सिलेक्ट हो गए तो ऊपर वालों पे भी लग जाएगा फोर्स और इन पे भी लग जाएगा। तो मैं राइट क्लिक करके न्यू व्यू कर लेता हूं और मुझे सिर्फ ये मेंबर्स मिल गए जिन पे मुझे फोर्स अप्लाई करना है। अब मैं यहाँ से यहाँ पे टॉप व्यू में चला जाऊंगा। अब मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्ट करके फोर्स अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैंने ये वाला जो लिया था 100% इंटरनल्स के लिए, इंटरनल्स को सिलेक्ट किया, असाइन कराया, ठीक है। उसके बाद 50% आउटर के लिए, तो आउटर को सिलेक्ट किया। सॉरी, मैंने एक मिस्टेक कर दी, मैं इसको Ctrl Z कर देता हूँ। मिस्टेक क्या किया है कि पहले मैंने 50% यहाँ से सिलेक्ट करना है, इस टाइप से हाफ हाफ करना है ना। ये हाफ हाफ किया मैंने, तो हाफ इधर लगाना है और हाफ इधर लगाना है। इधर भी आप चेक करेंगे 1 2 3 4, इधर चेक करेंगे 1 2 3 4। आपके केस में अगर आगे पीछे हैं तो आप एक ज्यादा और एक कम को कर सकते हैं, ठीक है, इतना चल जाता है। तो यहाँ पर मैंने 4 स्टार्टिंग की, यहाँ पे मैं इतना सिलेक्ट किया। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तो मैंने 50% सिलेक्ट कर लिया। सॉरी, यहाँ पर ये चारों, ठीक है, क्योंकि आपको जो हाफ करना है अपने स्ट्रक्चर को शीट की और कोड की अकॉर्डिंग, इधर इतना हाफ करना है। कोड में भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ ये चीज। ये देखिए, यहाँ पर सबसे पहले है EF, तो आपको EF में, EF का जो फैक्टर हमने लिया ना, यहाँ पर लिखा हुआ है EF, ये फैक्टर हमने यहाँ पे लिया 0.9, तो वो ऐसे करके हाफ करना है और एक साइड अप्लाई करना है EF को। फिर GH में करना है, तो यहाँ पर आ गया GH। फिर आपको 90 डिग्री के लिए करना है EG, ऐसे हाफ करना है EG और FH। तो यहाँ पर EG और FH बहुत ही डिटेल में बता रहा हूँ फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा आराम से समझा के आपको, ताकि सब चीज क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना दे। आप इतना टाइम दे रहे हैं तो आपको कुछ डाउट ना रहे। अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं, वहां पे भी काफी एक्सपर्ट हैं जो आपका अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सेम वैसे ही करना है, यहाँ पर W1 में जैसे हमें बताया गया है। तो यहाँ पर 50% के लिए पहले मैं इंटरनल
राफ्टर सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। इंटरनल्स वाले सिलेक्ट किए हैं 50%, हाफ वाला, ठीक है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से अप्लाई कर दिया, ये मैंने अप्लाई कर दिया। अब आउटर वाला भी मैं सेम वैसे ही करूंगा, सिर्फ 50% ही, आधा ही करना है और इस पे 50% लोड अप्लाई करना है। तो ये मैं ऐसे डिवाइड कर लिया मैंने इसको, अभी मैंने आधे पे लगाया है। अब दूसरे वाले फैक्टर देखूंगा मैं इस साइड के, ये मेरे दिया गया 6.1, ये मैंने हाफ वाला कंप्लीट कर लिया इस साइड का, इस साइड का इतना कंप्लीट कर लिया इधर का। अब ये लाइन से इस साइड का अप्लाई करना है, तो ये 6.0 मैंने 6 ही ले लेते हैं, 0.1 की इतने खास वैल्यू नहीं, 6 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंगे W1 में ही, ये W1 में ही है ये चीज, आप देखेंगे W1 में, ठीक है। W1 में ऐड करेंगे मेंबर 6, ठीक है। पॉजिटिव रखना है क्योंकि नीचे से ऊपर की साइड लोड लग रहा है, और वाई में रखना है डायरेक्शन, ऐड कर लेना है। और इसका हाफ और ले लेना है आउटर वालों के लिए, 6 का हाफ कितना होगा 3, वो हमने यहाँ पर ले लिया। तो दोनों वैल्यू मिल गई 6 और 3। अब इस 6 को जो हम अप्लाई करेंगे इंटरनल्स के लिए, हाफ के लिए करेंगे सिर्फ, क्योंकि आधा आधा डिवाइड करके फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है, कोड की अकॉर्डिंग। तो इतना हमने सिलेक्ट किया और ये सिलेक्ट किया और ये अप्लाई कर दिया, ठीक है। ये अप्लाई हो गया, ब्लू कलर से आपको शो हो गया। इसी तरह 50% आउटर वाले राफ्टर के लिए, जो कि 50% फोर्स हमने यहाँ पे लेके रखा है, 6 का आधा 3, ये यहाँ पर अप्लाई कर दिया। तो अगर आप इसको यहाँ पर 3D में देखेंगे, आइसोमेट्रिक व्यू में देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये पहले हमने अप्लाई किया हाफ के लिए, और इसका 50% आउटर वाले कॉलम्स, आउटर वाले राफ्टर्स के लिए ले लिया। इसी तरह आधा के लिए हमने जो आधा बचा हुआ है इस साइड, उसके लिए 6 लिया और उसका हाफ जो है आउटर वालों के लिए लिया। इस तरह से आपको हाफ हाफ डिवाइड करना है। हमने अपने स्ट्रक्चर को मिड में से ऐसे डिवाइड कर दिया, लेफ्ट और राइट, है ना। तो लेफ्ट और राइट यहाँ पर जो है दिया गया है, ये लेफ्ट की वैल्यूज हैं, ये राइट की वैल्यूज है। इसी तरह W2 में भी आपको सेम रखना है, लेफ्ट और राइट। W3 भी सेम रहेगा, लेफ्ट और राइट। W4 भी आपको वैसे ही रखना है, लेफ्ट और राइट। W1 से लेकर आप W4 तक लोड अप्लाई कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब W5 में मैं आपको बताता हूँ W5 में क्या होना है। W5 में थोड़ा सा चेंज हो जाएगी गाड़ी। वो कैसे होगी, आपको ऐसे डिवाइड करना है अपने स्ट्रक्चर को। यहाँ पर आपको ऐसे स्ट्रक्चर को डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना है, ये वैल्यूज लेनी है टॉप एंड बॉटम की। तो अब मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर स्टड में जाके 50% आपका ये हो गया 1 2 3 4 5, और 50% आपका ये हो गया 1 2 3 4 5। अगर आपके बे जो है वो सिमेट्रिकल नहीं है, हो सकता है आपके में 5 5 इक्वली डिवाइड ना हो, एक बच जाए, तो आप किसी भी एक साइड उसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इनमें भी मुझे अंदर वालों के लिए जो ये इंटरनल्स वाले हैं इसमें अलग लोड लेना है, आपको पता है, और आउटर वाले के लिए उसका 50% लेना है। तो अभी पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक्सेल में जाऊंगा और W5 की लोडिंग देखूंगा। W1 से W4 तक आपको अपने आप करना है, W5 में आपको बता रहा हूँ। फिर जैसे W5 होगा वैसे ही W6 7 और 8 होगा, ये भी आपको अपने आप करना है, ठीक है। फ्रेंड्स, आप जानते हो वीडियो बहुत ज्यादा ऑलरेडी लेंथी हो चुकी है, मैं नहीं चाहता कि और ज्यादा लेंथी हो, क्योंकि इतना समझाना मुझे लगता है कि सफिशिएंट है, आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा डिटेल में समझाया है, कोड का हवाला देके आपको समझाया है, ठीक है। तो W5 में आप चेक करोगे, मैंने यहाँ पर सबसे पहले वैल्यू देख लेता हूँ आपको समझाने के लिए। W5 की वैल्यू है 7.65, ठीक है। 7.65 है तो हाफ में लगेगी, ये सिर्फ हाफ में अप्लाई होगी 7.65, ठीक है, ऊपर वाले हाफ में। तो ऊपर वाले हाफ में 7.65 अप्लाई होनी है, आपको पता है। तो ऊपर वाला हाफ मैंने इंटरनल सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि 100% इंटरनल में ही होनी है। तो 7.65 W5 में अप्लाई करूंगा 7.65। पहले आपको W5 में कॉलम्स की लगाने हैं सब में पहले, उसके बाद फिर राफ्टर्स के लगाने हैं। तो 7.65 ये पॉजिटिव वैल्यू रखनी है, आपको पता है, नीचे से ऊपर की साइड अपवर्ड लोड है, और GY, ठीक है, और यहाँ से ऐड कर देना। और इसका हाफ भी मैं हैंड टू हैंड ले लेता हूँ। 7.65 का आपका हार्ट कितना हो जाएगा, 3.5 3 और 2, ठीक है, ये हो गया। तो ये भी मैंने इसको हैंड टू हैंड ले लिया। अब ये मैं जो हूँ अप्लाई करूंगा 100% वाला इंटरनल्स के लिए और 50% वाला आउटर्स के लिए। तो इंटरनल्स ऑलरेडी सिलेक्ट है, यहाँ पर असाइन टू सिलेक्टेड मेंबर्स और असाइन करा दिया। और जो आउटर वाला है, ये आउटर वाले को सिलेक्ट करूंगा मैं और आउटर वाले ट्रस को असाइन करा दूंगा, ठीक है। इसी तरह अब W5 में ही एक बॉटम वाली ये वाली वैल्यूज भी हैं, इनको सिलेक्ट करना है। तो ये कितनी है, ये 6.1 है, तो इसको 6 ही अज्यूम कर लेते हैं। तो 6 ले लेते हैं, यहाँ पर W5 में ऐड कर लेता हूँ मेंबर 6, ऐड कर लिया, और इसका हाफ कितना हुआ 3, वो भी ऐड कर लिया, दोनों आ गए 6 और 3। 6 में क्या करूंगा, 100% है, तो अंदर वाले राफ्टर्स, अंदर वाले ट्रस के लिए सिलेक्ट कर लूंगा, और असाइन टू सिलेक्ट बीम्स, यानी जो बीम सिलेक्ट है उनको असाइन कराना है, और असाइन, यस, असाइन हो गया, ब्लू कलर से शो हो गया। इसी तरह उसका 50%, 6 का 50% 3 था, वो आउटर वाले राफ्टर के लिए मैंने अप्लाई करना है, आउटर वाले ट्रस के लिए अप्लाई करना है, ये मैंने असाइन करना है सिलेक्टेड बीम्स के लिए, और असाइन, और यस। तो आपने देखा कि इसको किस तरह से डिवाइड किया हमने। इसको 3D में एक बार देख लेते हैं, आइसोमेट्रिक व्यू में देख लेते हैं।
पहले यहाँ पर आपने देखिए टॉप में पहले आपको देना है, जैसे एक्सेल में बताया गया है कि आपको अब ऐसे डिवाइड करना है, W5 से W8 तक, आपको W5 से W8 तक हॉरिजॉन्टली डिवाइड करना है, टॉप एंड बॉटम, ऊपर की साइड और नीचे की साइड अलग अलग लगाना है। जो ऊपर की वैल्यू है वो ऊपर और जो नीचे की वैल्यू है वो नीचे, और उसका भी हाफ आपको क्या करना है, आउटर वालों पे लगाना है। तो सेम वैसे ही हमने लगाया है, ये देखिए इसका 50% ही आ गया। फिर नीचे वाले फैक्टर से ये फोर्स आया था हमारा, उसका 50% ही आ गया। तो जैसे W5 में मैंने अप्लाई किया वैसे ही W8 तक आपका सेम अप्लाई होगा। आप देखेंगे यहाँ टॉप एंड बॉटम में वैल्यूज दी गई हैं और सेम अप्लाई होना है। जो जो वैल्यू आपकी आ रही हैं फोर्सेस वो आपको वहां पर अप्लाई करना। तो कितना इजी हो गया फ्रेंड्स, ये आपको एक्सेल शीट मैंने आपको दे दी ऑलरेडी, मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, डाउनलोड आप कर सकते हो वहां से, ठीक है। वहां से आपने कैलकुलेट कर लिया एज पर कोड फोर्सेस अपने विंड के, और उसको आपको अप्लाई कर देना है अपने राफ्टर्स और अपनी कॉलम पे, ठीक है। आपके चाहे राफ्टर्स हो, चाहे आपके यहाँ पर आपने ट्यूब्स दी हुई हो टाटा की, चाहे आपने यहाँ पर ट्रस दी हुई हो, आपने जो भी सपोर्टिंग मेंबर दिया हुआ है रूफ के लिए आप उस पर अप्लाई करेंगे। अब ध्यान रहे क्या, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से हमने अप्लाई किया। ये नीचे वाले इस वाले पे अप्लाई किया है। अगर राफ्टर होता है तो उसमें तो एक ही मेंबर होता है, तो वो तो आपको उसी पे अप्लाई करना है। लेकिन ट्रस में हमें क्या होता है, हम ट्रस इस तरह से बनाते हैं, एक टॉप वाला मेंबर देते हैं, एक बॉटम वाला देते हैं और बीच में सपोर्टिंग मेंबर देते हैं। तो बॉटम वाले पे क्योंकि फोर्स जब विंड जब अंदर आएगी स्ट्रक्चर में तो नीचे से ऊपर की साइड यानी अपवर्ड फोर्स अप्लाई करेगी, तो उसके लिए हम ये डिजाइन करते हैं, ठीक है। रूफ टॉप में तो हमारी जो है वो हॉरिजॉन्टल, टॉप में तो हमारी ग्रेविटी लोड अप्लाई हो ही रहे हैं, डेड लोड, कोलेक्टर लोड, लाइव लोड, आप जानते हो डेड लोड है, कोलेक्टर है, ठीक है। मैं आपको ऐसे वेक्टर में दिखाया था डेड, कोलेक्टर और लाइव। लेकिन ये जो विंड है आपकी, ये जो होगी अप्लाई, वो कैसे होगी, वो आपकी इस तरह से होगी, ठीक है, इस तरह से होगी। ये W1 में मैंने कंप्लीट आपको लगा के दिखा दिया है, इसमें कॉलम भी है, इसमें राफ्टर्स भी हैं, दोनों ही चीजें हैं। तो यहाँ पर आपको सभी शो हो रहे हैं, देखिए कॉलम भी और राफ्टर भी सब शो हो रहे हैं यहाँ पे, है ना। फोर्स यहाँ से 0 डिग्री से चली विंड, अंदर आ गई, फिर इस साइड से बाहर निकलेगी तो ऐसे फोर्स अप्लाई होगा, इधर से निकलेगी तो ऐसे होगा, अगर इधर से निकलेगी तो ऐसे होगा, और टॉप में आपको अपवर्ड फोर्स लगेगा। तो इस तरह से हम फोर्स लगाते हैं। तो ये मेथड है फ्रेंड्स। जो और मेथड होते हैं वो बहुत शॉर्ट वाले होते हैं, ये डिटेल में मेथड है जो एक्चुअल लोड अप्लाई होता है कंपनीज में, एमएनसीज में, कंसल्टेंसीज में, जो एक्चुअल में अप्लाई करते हैं, चाहे वो पीईबी की हो, चाहे वो कन्वेंशनल स्ट्रक्चर्स होते हो, इस तरह से फोर्स को अप्लाई करते हैं। तो आप जानते हो ऑलरेडी वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो चुकी है फ्रेंड्स, मैं नहीं चाहता कि और ज्यादा लेंथी हो, आपका भी बहुत ज्यादा टाइम मैंने लिया, उसके लिए सॉरी। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज समझ आ गई होगी। अब अगर आपने इतनी यहाँ तक वीडियो देख ली है तो ये सारी चीज समझ आ गई होगी। फिर भी कुछ रह जाता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार वो वीडियो जरूर देखिएगा जो मेरी विंड वाली मैंने ऑलरेडी इस पर अपलोड की हुई है अपने यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, राफ्टर्स के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही है। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उस पर हम सिस्मिक एनालाइज पढ़ेंगे कि विंड के साथ साथ अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि सिस्मिक एनालाइज भी आपको करना है अपने स्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि जनरली स्टील स्ट्रक्चर्स के लिए विंड ही क्रिटिकल होता है, ठीक है। क्योंकि वेयर हाउसेस जो आप देखते हो ज्यादा हाई राइज तो होते नहीं है, सिर्फ एक ही फ्लोर होता है, हो सकता है इसमें एक दो मेज़ानाइन भी होते, ठीक है, बट एक दो ही मेज़ानाइन होते हैं, ज्यादा मेज़ानाइन नहीं होते जनरली। तो क्या होता है कि आपको जो क्रिटिकल लोड केस बनता है वो विंड होता है, ठीक है। सिस्मिक और विंड में विंड होगा, क्योंकि एक बार में हम एक ही चीज लेंगे, डेड के लाइव के साथ में या तो सिस्मिक लेंगे या फिर विंड लेंगे, दोनों चीजें साथ में नहीं लेते, ठीक है। तो क्योंकि कई बार रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है क्लाइंट की, तो हम क्या करते हैं कि हम इसमें विंड लोड के साथ साथ सिस्मिक भी अप्लाई करते हैं। तो क्योंकि आप जानते हो कि मैं कंप्लीट आपको वेयरहाउस की डिजाइनिंग बता रहा हूँ, तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा वो सिस्मिक से रिलेटेड रहेगा, सिस्मिक एनालाइज हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फाइनल वाला जो रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे बस बेसिकली। उस सिस्मिक वाले में हम एनालाइज भी समझ लेंगे, बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स वगैरह देख लेंगे, डिफ्लेक्शन देख लेंगे, और डिजाइन वाले में डिजाइन पैरामीटर्स अप्लाई करके हम लोग फाइनली रिजल्ट्स को रीड करना सीखेंगे कि रिजल्ट्स कैसे रीड करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मुझे इजाजत दीजिए, आज के लिए इतना ही है। वीडियोस पसंद आए तो एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। गुड बाय, टेक केयर।